तो स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट करते हैं कि अब प्लीज म्यूट कर लें सभी लोग। जिसने यदि कुछ पूछना है बोलना है वो अब अनम्यूट रखे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। पूछ सकती हूँ? हाँ जी श्योर। जैसे जैसे सर्प दृष्टिकान होते हैं, तो उसमें जो लग्न में हो तो यह है कि लग्न प्रभावित रहेगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, क्या उसका नेचर पे भी असर होता है क्या? लगने तो अपना आप में कोई बात तो नहीं है अपना अपना सबसे। कोई म्यूट कर लें, किसी ने वो कर रखा है अपना ऑन कर रखा है तो वापस से आवाज़ आ रही है इको। प्लीज़ सभी लोग म्यूट कर लें। देखिए बेसिकली जो भी कोई भी प्लेनेट यदि सब दृष्टिकोण में होता है तो लग्न तो अब नाम में कुछ होती नहीं है। उसकी कोई दशाएं नहीं आती, अंतर दशाएं नहीं आती, तो वो अपने रिजल्ट क्या देगी। रिजल्ट मिलते हैं जिसकी दशा और अंतर दशा आएगी। तो जो भी प्लेनेट आपके सर्प दृष्टिकोण में होते हैं जनरली वो अपनी दशा और अंतरदशा में, चाहे वो कितने ही बेनिफिक भी प्लेनेट क्यों ना हो, उच्च के क्यों ना हो, पर वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको देंगे और सीवियर मेंटल टेंशन जरूर उनके पीरियड के अंदर मिलेगी। लग्न सर्प दृष्टिकोण में होना कोई वो नहीं है इतना, मगर प्लेनेट यदि वहाँ पर बैठा हुआ है सर्प दृष्टिकोण में या मृत्यु भाग में बैठा हुआ है तो उस केस में आपको ट्रबल्स आएंगी। लग्न को जनरली हम देखते नहीं इस तरीके से, क्योंकि हम्म। वो दशा होगी। लग्न तो है तो वो तो परमानेंट है, तो परमानेंट है तो वो आप उसके बारे में हम ये तो नहीं कह सकते कि वो उस व्यक्ति की जिंदगी पूरी खराब जाने वाली है, हमेशा ही बीमार रहेगा। एक्चुअली इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम किसी न किसी इवेंट को टाइम करते हैं कि हर व्यक्ति की पूरी लाइफ एक जैसी नहीं जा सकती। तो जनरली जो प्लेनेट होते हैं अपनी दशा और अंतर दशाओं में आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, अच्छे बुरे बीमारियां खुशहाली सब वो प्लेनेट लाते हैं और वो अपनी दशा अंतर दशा में लाएंगे। तो लग्न को उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लग्न को ना गंडमूल में देखने की ज़रूरत है, चंद्रमा को ज़्यादा देखने की ज़रूरत है आपको। गंडमूल नक्षत्र के लिए लग्न के लिए हम अप्लाई भी नहीं करते, कोई शास्त्रों में भी ऐसा मेंशन बहुत नहीं है। यदि आपकी लग्न गंडांत लग्न हुई पड़ी है बिल्कुल ही कि वो आपका राशि गंडांत पर आ गई है विद इन 24 मिनट और 48 मिनट, तो वो कुछ जो नेटिव बॉर्न होता है उस समय पे कुछ दिन तक प्रॉब्लम होती है, मगर उसको लाइफ टाइम लेकर चलने की जरूरत नहीं है। गंडमूल नक्षत्र का भी यही नियम है कि कोई व्यक्ति यदि चंद्रमा उसका गंडमूल नक्षत्र में है जन्म के समय, तो वो इनिशियली कुछ प्रॉब्लम करेगा 4-5 साल तक, उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गंडमूल नक्षत्र से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको थ्रू आउट लाइफ हम लेकर नहीं चलते, उसकी लाइफ के लिए डेंजरस होता है और वो इनिशियली ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल तक आप मान लीजिए, उसके बाद इनका असर खत्म हो जाता है। तो ऐसा हम मानकर चलेंगे। कैसे हम आपके चलेंगे? ठीक, थैंक यू सर। देखिए एक प्रीवियस क्लास में एक रेमेडीज से रिलेटेड वो आया था, तो हमारी क्योंकि ये जनरल क्लास है मैं उस पर नमाज पर जाऊँगा, तो मैं आपको एक ऐसे ही बात बता देता हूँ। अभी जेई मेंस का एक रिजल्ट आया है, मैंने एक वीडियो भी डाला था उस पर, आपने देखा होगा। आप में बहुत सारों के बच्चे सीख कर रहे होंगे एडमिशन। तो एस्ट्रोलॉजी कितनी कमाल की चीज़ है, ये आज ही एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर करता हूँ जिससे आपको एक चीज़ पता चले। जनरली मैं कोई भी रेमेडीज में बिलीव नहीं करता एक्सेप्ट टू मंत्रास। ना मैं रिकमेंड करता हूँ, ना मैं एग्री करता हूँ, ना मैं बताता हूँ, ना मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। मेरे से बहुत लोग कहते हैं और तभी भी मैं नहीं करा था। तो आज से 3 साल पहले की बात है, एक स्टूडेंट के फादर आए, वो 9th क्लास का रिजल्ट आया था उस बच्चे का, उसका कंपार्टमेंट आया था। म्यूट कर लें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। आप सब लोग इतने सीनियर हैं और अनम्यूट क्यों रखा हुआ है, समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि आपसे कम्युनिकेशन होता रहे, नहीं मैं सबको म्यूट कर दूंगा, तो आप प्लीज़ म्यूट रखें अपने आप को। तो क्या हुआ कि उनकी मरकरी की दशा थी, तो मैं जनरली मेरा एक ही सूत्र है, मैं विष्णु सहस्त्र नाम हर किसी को उपाय बताता हूँ और ज़्यादा मैं कुछ बताता नहीं हूँ। कोई मेरे से इंसिस्ट करता है तो वो उसका कंपार्टमेंट आया था 9th में, मैंने कहा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर शुरू करो। उसकी बच्चे की मरकरी की दशा चल रही थी, तो यही बता देता हूँ
तो आज उनका रिंग का है कि भाई वो उनके बेटे के वो मेरे से मिलना चाह रहे थे, 99.99 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं, मतलब केवल 2 नंबर उनके कटे हैं जेई मेंस में, जिसका 9 में कंपार्टमेंट आया था। अब वो इसलिए वो बड़े खुश थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं आपको कुछ ग्रीट करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपका बच्चे का रिजल्ट आ गया, तो ये एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ नहीं है, और मैंने कोई आपको बहुत मेहनत करके नहीं बताया, मैंने तो ऐसे ही मरकरी की दशा चल रही, तो मैं सबको यही बताता हूँ। तो देखिए ये आपके उन्होंने क्या किया कि मैंने उनसे पूछा फिर कि ऐसा क्या हुआ चमत्कार। कहता जी हमने आपने कहा उस दिन से ही हमने विष्णु सहस्त्र नाम का वो खरीद लाए घर के अंदर। बच्चा तो पढ़ता तो वैसे भी नहीं था, जब पढ़ ही नहीं रहे तो उन्होंने कहा कि मैं लगातार उसको बजा के रखता था घर के अंदर, एक ऐसे ही स्पीकर लिया है और उस पर विष्णु सहस्त्र नाम चलता था। तो 5-6 महीने के अंदर हमने उसके अंदर बच्चे के अंदर एकदम से चेंजेस देखे। शुरू में तो कोई चेंजेस नहीं हुए 2-3 महीने तक, तो 5-6 महीने के बाद हमने देखा कि उसका अपना इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया है, और 10th में आते आते वो लास्ट के 5-6 महीने पढ़ा और उसी बच्चे के अच्छे परसेंटेज आ गए, 90s के आसपास आ गए, 80 से ऊपर। और 11th में फिर हमने कहा अब तो साइंस दिला देते हैं, देखा सिंसियरिटी में, तो कहता उसका रिमार्केबल चेंज हो गया, मतलब वो रहा ही नहीं बच्चा जो था। तो कई बार ऐसा होता है कि वो उसके प्रारब्ध में लिखा था कि उसके फादर ने आना था मेरे पास, मैंने उनको विष्णु सहस्त्र नाम बताना था, उसने विष्णु सहस्त्र नाम सुनना था, और उसके बेस पर उसकी लाइफ के अंदर चेंजेस आए या किसी और वजह से आए होंगे। पर मैं एक रीज़न बता रहा हूँ कि हम क्या होता है कि बाकी जो रेमेडीज़ हैं उनमें उतना आपको यदि खुद को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है देन ओनली आप रिकमेंड करें, और तभी आप किसी में बिलीव करें। आपको भी कोई बताता है तभी भी मानने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बताने की जरूरत है। आप मंत्र वगैरह बता सकते हो क्योंकि वो आपको एक सही रास्ते पर तो ले ही जाएंगे, एटलीस्ट वो आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे। हमारे पास जो लोग आते हैं वो सारे बेचारे परेशान आते हैं, आप उनसे फी भी नहीं ले सकते। कोई आएगा कि मैं इकोनॉमिकली मेरी कंडीशन खराब है, अब इकोनॉमिकली कंडीशन खराब है, हम उसको 60,000 का स्टोन पहना दें और साथ में उससे हम कुछ मोटी फी रखवा लें, तो हमारी आत्मा कहाँ गवा देगी? तो आत्मा भी गवा नहीं देती। इसलिए जब भी रेमेडीज वगैरह बताते हैं, जो भी लोग कहीं से सीखे हैं उनका कोई बिलीव है, तो पहली बात जब तक आपको कंफर्म ना हो किसी की कई सुनी रेमेडीज को बिल्कुल ना रिकमेंड ना करें और ना फॉलो करें। कि किसी ने कुछ भी रेमेडी बता दी और आप लेके ठीक है चल दिए, आपने किसी बुक के अंदर पढ़ ली। बुक्स वगैरह कोई भगवान ने नहीं लिखी हुई, हम आप लोगों ने लिखी हुई है। आप सोचे हैं तो बुक में लिखी हुई है, पुरानी 500 साल पुरानी बुक है जी, तो 500 साल पहले भगवान थोड़ी थे पृथ्वी पे, हम आप जैसे लोग ही रहते थे। ऋषियों ने लिखी वो अलग बात है, हजारों कई त्रेता युग में जो ऋषि लिख के चले गए, इसमें कलयुग में तो सभी इंसान हैं जिन्होंने जो भी लिखा है। आप वरामीर की जो पढ़ते हो, वरामीर को हम बहुत बड़ा वो मानकर चलते हैं, आदर्श एस्ट्रोलॉजर्स ब्रज जाति का पर बेचते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने पाराशरी के सूत्रों को खोला बस। बरामीर के अपने कोई सूत्र नहीं थे, पाराशरी को उन्होंने पढ़ा। ऋषि पाराशरी ने जो सूत्र बनाए थे, वरामीर ने उन सूत्रों का एक्चुअली पुनर्गठन किया। जब वो त्रेता में पैदा हुए थे, वो आपकी एस्ट्रोलॉजी को लिखकर चले गए थे और उनका अंत हो गया था। वो सारी एक परंपरा खत्म हो गई थी, तो बीच में कोई एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो विक्रमादित्य के उसमें वरामीर थे, उन्होंने फिर क्या किया कि वो उन सब चीज़ों को इकट्ठा किया, नाड़ी के सूत्र, इधर उधर के सूत्र, और उन्होंने अपने कुछ ग्रंथ दिए जो आज तक चले आ रहे हैं। इसलिए हम वरामीर के सूत्र को पढ़ते हैं। तो आज के ज़माने में जो पिछले 100, 200 और 300 साल के बीच में हम लोगों ने जो भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज तैयार किए हैं, उनका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। ये मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप नहीं भी एग्री हो सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बता दी। अब हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। ये मेरे को बताना इसलिए ज़रूरी है कि मेरे से जो इंडिविजुअली भी मेरे से पढ़ते हैं हर क्लास में, उनका रेमेडीज़ पर ही सारा कुछ होता है फोकस। और मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि भाई आपका प्रारब्ध पर डिपेंड है। कर्मास सबसे बड़ी रेमेडीज़ है। आप बैरात पारासर सोरासास को 4-5 बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। कर्म, यदि आप जिंदगी के अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, आपकी कितनी भी बड़े परेशानी है, अपने कर्मों पर जब तक काम नहीं करेंगे, आप कर्मों पर काम करिए, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी कुंडली बदल जाएगी, आपकी जन्म कुंडली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जो व्यक्ति कर्म करता है उसके लिए जो जन्म पर कुंडली बनी होती है वो नहीं है, उसकी कुंडली हर दिन बदलती है, जिसे हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं। हर मिनट बदलती है और नई कुंडली उसकी बनती है, उसके हिसाब से बनेगी। तो जो भी व्यक्ति परेशान है और जो रेमेडी चाहता है, वो अपने कर्मों पर काम करना शुरू कर दे, अपने माँ बाप की सेवा करना शुरू कर दे, अपने बड़ों का आदर करना शुरू कर दे, अपने जो भी संस्कार सही है, सही संस्कार और सही रास्ते पर चले, जो उसकी ड्यूटी है उसको ईमानदारी से करे।
तो वो व्यक्ति उसको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। चलो ये तो मेरा हुआ एक अलग तरीके की चीज़ जिसमें आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं भी होंगे, फिर भी मेरे को बताने का मन करता है, मैं बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं नवांश कुंडली की। सर दरअसल मेरे को बस विष्णु सहस्त्र नाम का पूछना था सर। मान लो उच्चारण में थोड़ी गलती होती है कोई बात तो नहीं, फिर मन में एक्चुअली आप देखिए अलग अलग लोग, जितने लोग उतनी मुंह उतनी भाषाएं। भगवान कभी नहीं कहता कि आप उसको एक पर्टिकुलर उच्चारण से याद करिए। आपके Yes. अंदर भावनाएं अपना आप ही बदल जाएंगी, आपके अंदर की फीलिंग बदल जाएगी जब आप उसके ईश्वर के प्रति सरेंडर करते हो। वो है या नहीं ये भी नहीं पता, मगर जब हम सरेंडर करते हैं तो हम इंटरनली अपने कर्मों पर काम करना शुरू करते हैं। जब आप गलत कर्मों से डरते हो और सत्कर्म करना शुरू करते हो, आपकी जिंदगी अपना आप बदल जाती है। किसी भगवान की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए आप ये प्रोनाउंसिएशन वगैरह, मैं संस्कृत का ज्ञानी हूँ तो मैं आपको ज्ञान दूंगा कि नहीं नहीं सही प्रोनाउंस करिए। अरे सही प्रोनाउंस कितने लोग कर पाते हैं? तो जो सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते, क्या वो भगवान के पास नहीं जा सकते? हर आदमी जा सकता है। आप मन से याद कर लीजिए। आपको विष्णु सहस्त्र नाम तो इसलिए है कि आप एक डेडिकेटेड काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर चीज। वैसे भी आप लगातार भी सही कर्म करोगे तो आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कर्म सही कर रहे हो। अपने कर्म सही का मतलब क्या है कि आपको पता है कि कौन सी चीज गलत है, उसे मत करिए बस। और जो आपकी ड्यूटीज है उसे ईमानदारी से करिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं, आज नवांश की बात कर रहे थे कर की क्लास में लेटर ऑन। तो हमारा एक डिस्कशन हुआ था छोटा मोटा, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई थी। मैं फिर से डिस्कशन ओपन करूंगा, उसमें आज हम नवांश को देखेंगे। नवांश कुंडली के अंदर बेसिकली दो तरह की चीजें देखी जाती हैं। बेसिकली दो तरह की चीजें, आप में से कोई भी बता जाए सबसे इंपॉर्टेंट दो कौन सी बातें हम नवांश में देखते हैं। कोई भी बताना चाहे वो बता सकता है। हैंड रेस करिए, मैं पूछूंगा आपसे, क्यों मैं डिस्कशन की फॉर्म में चाहता हूं कि एट लास्ट आउटपुट कुछ निकले। रिटर्न वगैरह तो मैं कई वीडियोस बना चुका, मगर आपको वो समझ में आएगा कि नवांश कुंडली के अंदर बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें हम देखते हैं, बाकी सबको हटा दीजिए। एक्चुअली क्या है कि जितने लोग हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, सब अपनी अपनी किताबें बेचने के लिए अलग अलग चीजें लिखते हैं, मगर मेरा ये मानना है नवांश केवल दो चीजों को देखने के काम आता है। कि दो चीजें क्या हैं वो, पहली बात बता देता हूं कि आपका ग्रहों का बलाबल देखने के लिए काम आता है कि आपके ग्रह, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि D1 चार्ट में किस स्थिति में है और नवांश कुंडली में किस स्थिति में चले गए। और एक दो दूसरा वर्ड है राशि तुल्य नवांश। राशि तुल्य नवांश का और कोई मतलब नहीं होता। ऐसा मानकर चलते हैं कि ये दो पैरेलल चार्ट हैं, D1 और D9। अब उनका जो रिलेटिव प्लेसमेंट होता है प्लेनेट का, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। बाकी किसी भी डिविजनल चार्ट में आप रिलेटिव प्लेसमेंट नहीं देखते, केवल आप जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में रिलेटिव प्लेसमेंट देखते हैं। हम कहते हैं कि एक आपका शरीर है, दूसरी आत्मा है। तो आपका आत्मा किस चीज के अंदर लगी हुई है, कहां पर जाकर बैठी हुई है, उसके बेसिस पर डिसीजन होगा कि वो ग्रह अपनी पूरी दशा और अंतरदशाओं के बीच में कैसा फल देगा। तो आप में से कोई भी मुझे बता पाए कि बलाबल को कैसे देखेंगे? पहली चीज मैंने खुद ही आंसर कर दिया पहले क्वेश्चन का कि नवांश कुंडली में ग्रहों को दो तरीके से देखा जाता है। एक हमको रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव वर्ड बोल रहा हूं मैं, रिलेटिवली नवांश में प्लेनेट की क्या स्ट्रेंथ है, वो कैसे फल देगा। जब उसकी दशा अंतरदशा को बात करेंगे तो नवांश कुंडली हमेशा आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरा हम देखते हैं कि राशि तुल्य नवांश, मतलब वो रिलेटिवली किस राशि के अंदर गया हुआ है। तो हम उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? प्रवीण जी बताओ आप। सर नमस्कार। सर पहले का तो आपने बता दिया, दूसरे के लिए जो है कि वो जो जिस राशि में गया है वो पहले का सर है, उसके बलाबल रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए देखने, जैसे सपोज ग्रह D1 में उच्च का है सर, सूर्य ही हो गया मेष राशि में बैठा हुआ है, वहां पे जाके वो उसके कंपैरिजन में उसकी मतलब क्या हुआ है, शत्रु राशि में गया है या नीच का गया है, वहां पे थोड़ा सा वो डिमिनाइज हुआ है, क्या हुआ है सर। इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, उससे ऊपर तो सर वो तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अकॉर्डिंगली। और अगर वर्गोत्तम हो गया वहां पे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। और ऐसी और इसी का उल्टा ले लेते हैं सर हम। नहीं, अब बस सपोज वो नीच क्या है। अच्छा दूसरा ये है कि दूसरा वहां पे गया है जो तुल्य नवांश बता रहे हैं। नहीं, इसमें सर आपने बताया इसमें सर किस राशि में गया है इस बात पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, दूसरा भाव अगर टाइम दूसरा ये किया कि अगर वो वर्गोत्तम हो गया सर, उसका था ही वहां पे ऑलरेडी, मतलब सेम राशि में चला गया उसमें D9 में।
तो मतलब वो और परफेक्ट रिजल्ट देगा सर, जितने दे रहा जैसे दे रहा है वहां पे D1 में, उसको पुश करेगा उस रिजल्ट को नहीं, और ज्यादा। अब नहीं, पूरा सही से बताओ, समझ में क्या आया, किसी को समझ में आया क्या? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सर ये जैसे छोटी सी बातें हम करें इस क्लास के अंदर वो आप समझ के जाएं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नवांश कुंडली 100 में से 99 एस्ट्रोलॉजर्स को पता नहीं होती कैसे देखते हैं, और कंसेप्ट जैसे आधे D1 में अधूरे कर लेते हैं। अभी भी आप आधा अधूरा बता रहे हो, प्योरली बताओ कि पहला आप जैसे क्या देखोगे, पूरा बताओ। आप मेरे को तीन पॉइंट है, तीनों डिटेल में बताओ जी आप, सर, जिससे सब लोग समझे। ठीक है सर। हाँ सबसे पहले तो सर हम देखेंगे D1 में कहाँ पर बैठा हुआ है वो, मतलब कौन सी राशि में है, कहाँ पर बैठा हुआ है, कैसे रिजल्ट देना चाह रहा है, ठीक है सर। उसके बाद हमने देख उसको रिजल्ट को वहां पे सर्टिफाई कर लिया कि किस तरह के रिजल्ट देना चाह रहा है D1 के बेस पे। उसके बाद हम D9 पे जाएंगे सर। तो D9 में देखेंगे जो D1 में जो रिजल्ट देना चाहता है उसके कंपैरिजन में उसकी जो है पोजीशन खराब हुई है, डिटोरेट हुई है या और इंप्रूव हुई है सर। D9 में तीन अगर चीजें देखते हैं, आप मुझे आंसर बताओ कौन कौन सी एक तो कौन सी राशि में गया है सर, शत्रु राशि में गया है, मित्र राशि में गया है, उसकी क्या है नीचे की, ठीक है सर। नंबर 2, अगर उसका अगर हमारा दूसरा ये है कि अगर टाइम ठीक है तो कौन से भाव में गया है सर। अच्छा, टाइम ठीक है तो भाव में गया है, भाव को भी छोड़ दो आप, और बताओ। जी सर। दूसरा उसमें जाके कि वर्गोत्तम हुआ है क्या। हाँ, तो वर्गोत्तम का मतलब बताओ मुझे, वर्गोत्तम से क्या देखो? वर्गोत्तम क्या मतलब D1 में जिस राशि में है D9 में उसी राशि में चला गया तो वर्गोत्तम कहलाया जाएगा सर। वर्गोत्तम का मतलब ये है कि वर्गोत्तम होने से वो अपने जो रिजल्ट दे रहा है, अगर अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो बहुत अच्छी तरह से देगा, पूरे परफेक्ट देगा। अब आप रुक जाओ, और अगर खराब दे रहा है तो रुक जाओ। सर जी, खराब भाव का वर्गोत्तम हुआ है तो वो खराब रिजल्ट भी जोर से देगा। वर्गोत्तम का मतलब आप में से कोई बता सकता है कि वर्गोत्तम का क्या मतलब होता है? हाँ जी सर। सर जी, जिस राशि में प्लेनेट है उसमें D1 में है, उसी में वो D9 में चला गया। वो तो मैथमेटिकल हो गया, वो सबको पता है। हाँ जी मगर सर, उससे होता हाँ क्या जी है सर, वर्गोत्तम बता का? रही हूँ सर, सर बता रही हूँ ना आगे। ऐसे ट्रीट करेगा वर्गोत्तम का मतलब वो जिस भाव में गया है, मतलब उसके वो अच्छे या बुरे जो भी उसके फल उसने देने हैं वो ज्यादा बली होके देगा। मतलब वो वैसे सर ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे सेल्फ राशि में हो सर, अपनी राशि में यदि वैसा आपकी ट्रीट करेंगे कुंडली के लिए वो सौ कारक राशि है, का ट्रीट तो करेंगे। अगर वर्गोत्तम हो गया प्लीज प्लीज आप और वो लोग, आपकी कुंडली के मैं लिए जिसको बोलूं वही कारक है, बोले और कोई नहीं बोलेगा। प्लीज परवीन जी आप बताओ, आप सही बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ 100 राशि का ट्रीट करेंगे सर उसको, जैसे अपनी अब राशि ध्यान का से है। सुनिएगा, वर्गोत्तम का मतलब है कि वो दोनों कुंडलियों में स्वराशि का हो गया। इस चीज को ध्यान रखना बस। वर्गोत्तम का इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता है। वर्गोत्तम का मतलब ये कहीं नहीं होता वो अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। अब जो स्वराशि का प्लेनेट है वो स्ट्रांग हो जाता है। यदि उसने खराब फल देने हैं तो वो उतने ही बली होकर खराब फल देगा। जो चीज आपका वर्गोत्तम का मीनिंग आप दिमाग में बिठा लीजिए। मैं इसको बहुत सिंपल आपको चीज बता रहा हूँ। वर्गोत्तम कोई भी प्लेनेट हो गया तो आप ये मान के चलिए वो D1 और D9 में अपनी ही राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो आपको हम जानते हैं कोई भी प्लेनेट यदि अपनी ही राशि के अंदर बैठ जाता है तो वो प्लेनेट स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग प्लेनेट का ये कहीं भी नहीं मतलब होता है कि वो आपको अच्छे फल देगा। यदि उसने खराब देने हैं तो खराब भी वो स्ट्रांगली देगा, अच्छे देने हैं तो अच्छे भी स्ट्रांगली देगा। तो वर्गोत्तम प्लेनेट का सिंपली मीनिंग है वो किसी भी राशि में बैठकर वर्गोत्तम हो रहा है वो स्वयं राशि के प्लेनेट जैसा माना जाएगा। तो यहाँ पर वर्गोत्तम में कभी भी ये मानकर मत चलना कि वर्गोत्तम प्लेनेट अच्छे फल देता है, ये वर्ड कोई भी मत बोलना। वर्गोत्तम प्लेनेट के लिए आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए एक ऐसा प्लेनेट हो गया जो अपनी ही राशि में D1 और D9 में बैठा हुआ है। अब देखिए वो स्वयं राशि में भी बैठकर सपोज वो दो स्थानों में जाकर बैठ गया, 6, 8, 12 में जाकर बैठा हुआ है। तो 6, 8, 12 में जो प्लेनेट स्ट्रांग होता है तो 6, 8, 12 का स्ट्रॉन्ग प्लेनेट के पॉजिटिव भी रिजल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग, मगर नेगेटिव भी उतने ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होते हैं। 8वें भाव का स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है तो वो 8वें भाव के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अब 8वें भाव के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट क्या है कि 8वें भाव का स्ट्रॉन्ग प्लेनेट आपको इनहेरिटेंस दिला देगा, अंडर टेबल अर्निंग आपकी करा देगा, मगर साथ ही साथ वो आपको क्रोनिक डिजीज देगा लंबे समय के लिए, क्योंकि उसका काम है वो आपका 8th हाउस को स्ट्रॉन्ग होने का मतलब 8th हाउस के सभी सिग्निफिकेशंस आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी रिजल्ट देना है 8th लॉर्ड ने उस तरीके से वो देगा। तो अब दूसरा वर्गोत्तम स्वराशि तो मैंने बोल दिया, मगर ये तो अधूरा हो गया सेंटेंस। स्वराशि से क्या होगा, वो कहां पर बैठा हुआ है कि उसकी राशि थोड़ी बदल जाएगी। सपोज मैं एरीज लग्न की कुंडली मानता हूं, उसमें सूर्य है 3 साइन में D1 में बैठा है और 3 साइन में D9 में बैठा है, वर्गोत्तम हो गया। तो आप ये थोड़ी मान लोगे कि वो अपनी राशि में बैठ गया।
बैठेगा वो जो जहां पे है वहीं उसी भाव में, मगर उस भाव में आप उसको उस तरीके से हैंडल करोगे जैसे कि वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। और अपनी ही राशि में बैठा हुआ केवल समझाने के लिए बोला है कि कोई भी प्लेनेट स्व राशि में जब बैठता है तो अति बली स्ट्रांग हो जाता है, बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है रिजल्ट देने के लिए। तो जिस भी भाव में है उस भाव के रिजल्ट उसने देने हैं, वो भाव सोर्स होगा उसका रिजल्ट देने के लिए। तो आपका यदि वो खराब जगह पर बैठा है और उसने खराब रिजल्ट देने हैं तो वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू नहीं कर देगा। बहुत सारे लोग इसको इंटरप्रेट इस तरीके से करते हैं कि वर्गोत्तम हो गया तो पता नहीं जाने क्या हो गया। वर्गोत्तम होने का मतलब बली स्ट्रोंगर हो गया, इसके अलावा उसको और कुछ मानकर ना चलें। यदि वो अच्छे भावों में बैठा हुआ है, सपोज वो त्रिकोण में जाकर बैठा हुआ है D1 में और D9 में भी वो अच्छे भाव में ही होकर वर्गोत्तम हो रहा है, तब आप कहोगे कि वो आपका त्रिकोण का एक तरीके से वो स्व राशि माना जाएगा। तो वो जहाँ पर बैठा हुआ है उस पर्टिकुलर जगह पर बैठकर आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने की उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। उसकी लॉर्डशिप पर भी डिपेंड करेंगे रिजल्ट कैसे उसने देने वाले हैं। मगर आप सिंपली ये मानकर चलोगे वर्गोत्तम में, आप बाकी सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करोगे, ऐसा मानकर चलोगे। शॉर्टकट में यदि मैं बताऊं कि वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रह है, अब वो रिजल्ट कैसे देगा इसका वर्गोत्तम से लेना देना नहीं, रिजल्ट उसी तरीके से दिए जाते हैं। हर एक प्लेनेट अपनी हाउसेस के रिजल्ट देता है, जहाँ पर प्लेस्ड है उस जगह के रिजल्ट देता है, उसके साथ जो प्लेनेट युति में है उसके रिजल्ट देता है, वो जिसे एस्पेक्ट कर रहा होता है भाव उसके रिजल्ट देता है, रिजल्ट उन्हीं के देगा। मगर वो अब स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बनकर रिजल्ट देगा। तो वर्गोत्तम प्लेनेट को माइंड के अंदर क्लैरिफाई कर लीजिए। अधिकतर लोगों में इसके बारे में संशय होता है, वो ये मानकर चलते हैं कि अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है वर्गोत्तम में, वो बली हो गया। आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल टर्म में यदि समझना चाहते हो वर्गोत्तम प्लैनेट को तो आप ये समझ लीजिए स्व राशि का प्लैनेट जैसा होता है वैसा हो जाएगा बस। अब स्व राशि के प्लैनेट की कोई गारंटी थोड़ी है कि वो रिजल्ट अच्छे ही देगा। यदि वो खराब हाउसेस का लॉर्ड है तो वो उन हाउसेस के खराब रिजल्ट भी उसी ने देने हैं। अच्छे हाउसेस का लॉर्ड है तो अच्छे रिजल्ट देगा। तो डिपेंड रिजल्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे, उसके बदलेंगे नहीं वर्गोत्तम होने से, केवल उन रिजल्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट आपको देने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो ये सेकंड पॉइंट था। तीसरी कौन सी चीज देखेंगे कोई बताएगा? एक्सक्यूज मी सर। सर शुभ ग्रह की राशि में गया है या अशुभ? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? फिर पता इस यही देखते हैं शुभ ग्रह की राशि में गया है, मैलिक में गया है, उसमें गया है, मैलिक में गया है। कोई बताएगा? वो तो आप देख चुके पहले से ही। और बाकी ये देखते हैं सर कि जो है जिस राशि में गया है D9 में वो राशि D1 में कौन से भाव की राशि है। नहीं अभी आप रुक जाओ, आप गलत रास्ते पे चले गए। उसका नवांश सुनीता मैम बताइए। सुनीता मैम सर वो किस तत्व में गया है? नहीं आप तो और आगे निकल गए। सर उसका नवांश में गिर जाएगा, आप बताइए। उसका नवांश में जाएगा तो ग्रह मजबूत हो जाएगा। नहीं मैं जिसका नाम नहीं ले रहा उसके अलावा प्लीज कोई ना बोले, कोई फायदा सर मेरी क्वेरी वाज रिगार्डिंग द सेकंड पॉइंट। वर्गोत्तम में सर अगर एक खराब भाव का ग्रह वर्गोत्तम होता है लेकिन वो नवांश में अच्छे भाव का स्वामी हो जाता है त्रिकोण का या केंद्र का, तो हम उसके रिजल्ट्स को कैसे देखेंगे? चलो वो मैं बताता हूँ अभी। राजपाल जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर बोल रहे थे, मैं पुष्कर नवांश के विषय में बोल रहा था। अगर कोई ग्रह पुष्कर नवांश में जाएगा तो उसके फल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सर मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है वर्गोत्तम से, राहु केतु अगर वर्गोत्तम हो जाते तो उनका कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं? राहु केतु भी बली हो गए, अब उनकी राशि तो होती नहीं है, तो राहु केतु तो जिस राशि में बढ़ जाते हैं उसकी तरह से बिहेव करते हैं। तो वो जो भी जहां भी बैठे हैं वहां बली बन जाएंगे। राहु केतु के लिए नियम है ये आपका। जैसे देखिए सूर्य आपका 3 साइन में बैठकर वर्गोत्तम हो गया तो वो बैठा 3 साइन में ही है, मगर हम उसकी स्ट्रेंथ को ऐसे मान लेंगे जैसे कि वो अपनी राशि में बैठा हुआ है, बैठा वही होगा, उसी भाव में बैठा होगा, मगर उसकी ताकत बढ़ जाएगी। ताकत इस तरीके की हो जाएगी जैसे कि वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। अब मैम ने कहा कि वो D1 के अंदर तो कुछ राशि में होता है। चलो हाँ, तो स्वराशि में यदि बैठ गया है D1 के अंदर और D9 के अंदर, वो आपने कहा कि वो खराब भाव के अंदर भी जाकर बैठ गया,
कोई बात नहीं, उसने D9 के भी रिजल्ट देने होते हैं, D1 के भी रिजल्ट देने होते हैं, सभी भावों को इकट्ठा करो। आपको प्लेनेट कैसा रिजल्ट देता है, चलो इस पर डिस्कस करते हैं अभी इस क्वेश्चन के बाद। सर एक ही सवाल था आपका, आपसे जो आपने अभी कहा ना, जैसे आपने एग्जांपल थी मेष राशि में 3 नंबर में सूर्य आके बैठ गया है, वो 100 राशि का देगा, वो 3 नंबर में मरकरी वाले देगा कि सूर्य वाले देगा वर्गोत्तम में? अभी रुकिए सर, अब रिजल्ट में कंफ्यूजन लग रहा है मुझे कि रिजल्ट क्लियर नहीं है। हमारे इस ग्रुप के अंदर सारे लोग एक्सपर्ट हैं, कोई नौसिखिया एक भी बंदा नहीं है, मेरा यहाँ तक ख्याल है। सब लोग या तो कहीं आचार्य या इस तरीके की सबके पास डिग्रीज हैं। अभी मैं आप सबको टेस्ट करता हूँ, मतलब उस तरीके से टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको उतना ही आता है जितना मुझे आता है। जस्ट अब अभी फेल देखते हो हैं, चलो तभी फेल हो जाएंगे सर क्या? कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि हमें कुछ फ़ायदा होगा इन क्लासेस को लेने का, क्योंकि जिनके लिए मैंने शुरू किया था वो तो कोई ज्वाइन करता ही नहीं है। एनीवेज, तो यहाँ पर अभी देखिए, मुझे कोई ये बताएगा आप में से कि मार्स किसके रिजल्ट देगा? D1 D9 दोनों को पकड़ लो आप, 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। और जिसे मैं बोलूँ वही बोले, या नहीं कि सब लोग बोलने लग जाएं एक साथ। मार्स किसके रिजल्ट देगा यहाँ पर, ये बताएं। 1 मिनट रुक जाइए। और इसमें कोई वर्गोत्तम है क्या, देखता हूं मैं। 5 सेकंड में। हाँ, सन है। रश्मि मैम आप बताइए, मार्स किनके रिजल्ट देगा? सर ये तुला लग्न की कुंडली में मार्स 2nd एंड 7th भाव का स्वामी है, तो अगर वो वर्गोत्तम हुआ तो मारक वर्गोत्तम हुआ, तो इट विल नहीं, गिव अभी आप नेगेटिव रिजल्ट। वर्गोत्तम छोड़ दीजिए, आप मुझे रिजल्ट बता दीजिए। D1 D9 कुंडलियां आपके पास हैं, मार्स किनके रिजल्ट देगा भावों के, वो बता दीजिए बस। मतलब D9 यही नहीं, ये ये 3 आपके नंबर की पास कुंडली। पिक्चर दे रखी है ना, ये आपके पास स्क्रीन में दिखाई दे रही है। हाँ। आपके पास एक हम्म। कोई भी नेटिव आया, मार्स की दशा चल रही है, आप मुझे मेरे राइट। क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप उसको किन किन भावों हाँ। के रिजल्ट उसको मिलेंगे, आप क्या बताओगे? हम्म। सब लोग समझिए और इस चीज को। डी हाँ, D1 के हिसाब से हम्म 10th, 2nd and 7th house is there, हम्म and D9 के हिसाब से मार्स is in 3rd house. It is in friendly sign. नीच का होके फ्रेंडली साइन में गया है, तो लिटिल बिट पोजीशन अच्छी हुई है। एंड अभी 6th हाउस पोजीशन नहीं, एंड रिजल्ट पर टिकी है, ओके हम पोजीशन पे बात करेंगे अभी। इसी कुंडली को डिस्कस ओके। करेंगे आज पूरी क्लास में। आप रिजल्ट बताइए, किन किन भावों के रिजल्ट देगा? आपने D9 में 3, 6 एंड 11 के 3, 6 एंड 11 के रिजल्ट देगा मार्स। अच्छा, या और एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ अभी यहाँ पर। हाँ। आपका इसके अंदर वीनस दिखाई दे रहा है आपको? या इट इज इन 6th हाउस। 6 हाउस है ना? और ये हाँ किन किन के रिजल्ट देगा का वीनस? हाँ, इट इज उच्च काल। नहीं, तो वीनस छोड़ दीजिए, मून बताइए। वीनस तो ज्यादा हो गया, मून किसके रिजल्ट देगा? ओके, मून मून कहाँ गया? हाँ, 1st हाउस में मून। तो 1st एंड 10th का है D1 में, हाँ, एंड D9 में मून 6th लॉर्ड 6th है, एंड 2nd। ओके मैम, अब आप वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, और हाँ किसी से पूछता हूँ मैं। अब इस चीज को एक चीज ध्यान रखना, मैं आप लोगों से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि कोई मैं एग्जाम ले रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे सीख के जाएं। मैं भी सीखूं, आप भी सीखें। राधा गुप्ता मैम, आप बताइए कि मैम ने जो बताया है उसके अलावा कुछ बताना चाहते हो तो, कि मून किसके रिजल्ट देगा?
अनम्यूट कर ले मैम, बताएं राधा गुप्ता मैम। हाँ जी सर। जी हाँ जी सर। चार्ट हाँ जी सर। मून देगा सर फर्स्ट हाउस के, हाँ 10th हाउस के हाँ। एंड 2nd हाउस। सेकंड के क्यों देगा? सर वो नवामसा में 8 अच्छा, साइन में है, नवांशा में सेकंड के, तो हम तो 6 हटा दिया आपने। हाँ तो D1। हाँ जी नवांशा में 6th हाउस में बैठा है, वो हटा दिया आपने। नवामसा में 6 उसमें लेके आएंगे ना सर उसको, वो जो आ, बी भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब नहीं, से वो भृगु नंदी लेके नाड़ी आते हैं ना छोड़ दो, जैसे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, भृगु नंदी नहीं नाड़ी को छोड़ दो। हाँ हाँ नहीं नहीं सर, वो कौन से आमसा में जाएगा, जैसे अच्छा 8 राशि में है वो, तो चलो, अभी 2nd आप में आ और जाएगा। आगे पहुंच गए। चलो प्रवीण जी आप बताओ, प्रवीण सिंह जी, प्रवीण सिंह जी आप बताइए। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम जी। एक तो 10th हाउस के रिजल्ट देगा, हाँ फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देगा, और D9 से 6th हाउस के भी रिजल्ट देगा, तो धन दे सकता है, लेकिन ऋण रोग शत्रु आप मुकदमा भी किसके देगा। रिजल्ट बता इसमें रहे से हो, मून कोई के? मून के गुरु जी, अच्छा ये कामकाज से रिलेटेड और लग्न से रिलेटेड देगा। ठीक नहीं, मैं केवल भाव पूछ रहा हूँ, और क्या रिजल्ट देगा वो नहीं पूछ रहा। अच्छा, तो लग्न और 6th, 10th और 2nd। अब बाकी सब लोग अपना हैंड डाउन कर लें, इनके अलावा कोई बताना चाहे वो केवल हैंड अप करे बस, इनके अलावा कोई बताना चाहे तो। जी करुणानिधि मैम आप बताइए। सर 4th हाउस के भी रिजल्ट देगा एज ए कारक। अच्छा ऐसे कारक 4th हाउस के रिजल्ट देगा। ठीक है, आपने एक नई चीज ऐड की है। और कोई बताए? देखिए रति शुक्ला मैम आप बताएं। सर सबसे पहले तो ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव के भी रिजल्ट देगा। जिसके स्वामी है, जिसका स्वामी नहीं, है आप उसके रिजल्ट देगा, और जिस मून पर किसका दृष्टि रिजल्ट डाल देगा वो केवल भाव बोलो अब बस। मून उन फर्स्ट के देगा, 10th के देगा और 7th के देगा D1 में। अच्छा 7th के भी देगा, आपने ऐड किया और किसी ने नहीं बताया 7th अभी तक। सर सर जी दृष्टि लगन डाल के रहा भी है तो देगा, 7th के भी 5th देगा। हाउस के भी देगा। मैडम कविता मैम प्लीज आप मत बोलें, आपसे पूछ चुका हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ वही बोले हैं, क्योंकि हमारी क्लास में फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत छोटा सा है हालांकि, पर ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है? अभी तक भी आंसर नहीं मिला इसका, इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं हम कि अभी भी इसका आंसर सही मिला नहीं है मुझे। रति मैम ने एक चीज़ ऐड की, वेरी गुड। आप इसके बाद ये किसको हम लें? विकास दास जी आप बताइए। जय जगन्नाथ गुरु जी। हाँ गुरु जी मून जो होगा हाँ 10th का रिजल्ट देगा, हाँ। लेकिन 10th का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि भाव मध्य से बहुत दूर है। अभी केवल मैं पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब ये हमारी क्लास कई दिन चलेगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं थी ये बात जी। जो अभी पता चली है बीच में। मैं नवांश पे पहले ही पहुंच गया कि रिजल्ट किसके देगा, उसका सही आंसर बताओ कोई मुझे, कि मून किसके रिजल्ट देगा इस कुंडली में, वो बताओ। लगन है 10th का देगा, 10th का सोर्स बनेगा लगन, और अपना नेचुरल कारकत्व का देगा। गुड। और जिसका साथ युक्ति है, अगर युक्ति है तो युक्ति का रिजल्ट देगा, अगर नहीं है तो अपना रिजल्ट दे देगा। और जहां को दृष्टि दे रहा है वहां को भी रिजल्ट देगा। अगर भाव मध्य से दूर है तो उतना दृष्टि को उतना अच्छा नहीं मानेंगे कि उतना काम नहीं करेगा, लेकिन यही रिजल्ट देगा गुरु जी। अच्छा चलो और एक मिनट, किसका रह गया? इनसे हो चुका। शैल मैम। जिससे ये चित्रा नक्षत्र में है, तो ये मार्स से इन्फ्लुएंस होगा, और मार्स इसके हाउस में भी बैठा हुआ है, तो मार्स इसके घर में भी बैठा है, और ये है भी चित्रा नक्षत्र में, तो मार्स से संबंधित रिजल्ट जी। देगा सर। क्वालिटीज कहीं थोड़ा बहुत वी कैन सी दैट आल्सो। ऋतुवा चौधरी मैम। सर जो मैम ने बताया यही बताना चाह रही थी कि मंगल के नक्षत्र में चित्रा में है ये,
तो ये 10th के रिजल्ट तो देगा ही, मार्स के जो हाउस है उनके रिजल्ट भी देगा। जी जी जी। राहुल जी। नमस्कार सर। से ये अपने 10th फर्स्ट के 10th के और अपने डिस्पोजिटर के वीनस के भी देगा। भाव बोलो, नंबर ऑफ भाव। सर 8th के और फर्स्ट के तो बैठा ही है, वो देगा ही, और साथ में 8th के भी देगा, 10th के भी देगा। और सर जहाँ वहाँ पे मार्स बैठा है तो मार्स के भी देगा, जो कि 7th और 2nd के। नहीं, फिर से बताओ किस वजह से, कौन कौन से रिजल्ट बता रहे हैं आप? सर मार्स बैठा हुआ है मतलब उसकी राशि में। इसकी राशि में जो बैठा है उसके भी रिजल्ट देगा ये? जी। अच्छा, और जो ये जिसकी राशि में बैठा है उसके भी देगा? डिस्पोजिटर के सर। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि मून जिस जी, राशि में बैठा मार्स है और वीनस के। और मून जी की, इसकी मून की राशि में जो बैठा है उसके भी रिजल्ट देगा ये? जी सर। तो मून आपके हिसाब से एक मतलब फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 7th हाउस और आपका 8th हाउस, and 10th 10th हाउस, इन सभी का रिजल्ट देगा। नवांश में भी बताओ फिर अभी तो। सर नवांश में सर ये 2nd हाउस के, 6th हाउस के जिसमें बैठा है, और सर उसके बाद अपने डिस्पोजिटर जो मार्स है उसके 11th एंड जो 6th में तो खुद ही बैठा है सर। सो 2nd, 11th एंड 6th। और किसी का? अनंत लक्ष्मी मैम आप बताइए। सब लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है हमारा। आप ये मत सर अभी समझना कि मून टाइम खराब हो रहा है, मेरे क्योंकि आप हिसाब में से कोई भी आंसर नहीं कर पाया अभी तक। हाँ सर जी मैं बता दूं एक बार। सर मेरे हिसाब से मून, हाँ मेरे हिसाब से मून will give the result of the first house in D1, 7th house and the 10th house, ओके। and Mars will give the result in D1. ओनली मून बताइए मार्क्स। Moon in D9 should give the result of 2, 6 and 12. Why 12? 7th है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 7th aspect है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 7. बस मुझे यहाँ तक ही समझ में आ रहा है। जी कोई बात नहीं, जो भी। कविता मैम आप बताइए जरा। सर किसका, मार्स का बताना है मून का बताना है? मून का। सर मून एक तो 10th हाउस का लॉर्ड है, उसके तो देगा ही। आपकी डिस्टरबेंस आ रहा तो है। सॉरी नहीं, राहुल जी का आ रहा सर जी मून 10th लॉर्ड है, उसके देगा। फिर लगन में बैठा है उसको भी देगा, और 7th हाउस को देख रहा है उसके भी देगा सर। ये तो D1 से है सर। तो आप नया क्या बता रहे हो? वो तो सभी लोगों ने बता दिया। अच्छा कुछ अलग ऐड सर, मैं तो मार्स का बता रही थी, नया की 5th के भी रिजल्ट देगा। तो सर मैं तो मार्स का उस टाइम देख रही थी कि मार्स का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा था, 8th एस्पेक्ट 5th हाउस पे, और 2nd पे भी पड़ रहा था। मार्स का लगन पे भी पड़ रहा था। तो मैं मार्स के सर देख रही थी, मैंने मून की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। बता दीजिए, कोई बात नहीं, आप बता दो। आप देखते सर। अच्छा चलो, अब कोई बात नहीं मैम। देखिए हमारा डिस्कशन हुआ, मजा आया, आप सब लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा और सब लोगों ने बताया बहुत सारे। और भी ज्योति कृष्ण मैम आप बताना चाहें, आप भी बता दीजिए, फिर इसको हम थोड़ा ऐड करेंगे, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सर मार्स में ना किसी ने 5th हाउस के रिजल्ट नहीं बताया, क्योंकि मार्स D1 में। आपको जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आप बोल चुके हैं, अब दूसरों को बोलने दो ना, आपसे ही थोड़ी पूछ रहा हूँ। ज्योति कृष्णन मैम चार्ट कर दीजिए। जी जी जी। दिस 10th लॉर्ड बीइंग लग्ना, इनको तो चेंजेबल जॉब वगैरह हो सकता है। नहीं एंड ही हैज गॉन टू, वहां मत जाइए, केवल किन हाउसेस के रिजल्ट देगा ये बताइए, क्या रिजल्ट देगा ये नहीं। रिजल्ट तो 10th हाउस का रिजल्ट देगा, देन 2nd हाउस एंड 6th हाउस। वो क्यों? 10th लॉर्ड लग्ना में है ना, उसका तो इफेक्ट मिलेगा। एंड 6th हाउस के क्यों देगा?
नहीं, अब रीजन बता दो, देगा तो अब मैं उसको समझ लूंगा ये कि भाई- want D9 family. अच्छा हाँ, D9 family कह रहा है, अब D9 कह रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ और कुछ D9 में तो ये धनांश में गया होगा, बट वहाँ पे 6th लॉर्ड है, 6 में बैठा है, इसलिए धनांश भी देगा, रोग भी देगा फैमिली में किसी का। एंड 10th लॉर्ड होके वो लग्न में होता अच्छा है, वैसे इनका दशा में अच्छा रहेगा। नहीं मैम, वो नहीं पूछ रहे एक्चुअली, क्या क्वालिटिव रिजल्ट पे बाद में बात करेंगे। अभी जो पहला हमारा जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो ये है कि किन किन भावों के रिजल्ट देगा, नथिंग एल्स। नंबर आप बता दो किन किन भावों के रिजल्ट देगा। 10th भाव का, 10th का, 2nd भाव का और 6th भाव का। ओवरऑल यही रिजल्ट 10th का लग्न का, D1 नहीं देख रहे आप? 2nd हाउस का, both D1 and D9 combined. D1 and D9 combined है ना, चलो ठीक है, वो कंबाइन करके तो देखना चाहिए ना। ठीक है। और किसका हैंड रेज हो गया? हाँ, डॉली उपाध्याय मैम, आप भी बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सर। मैं ट्राई करना चाहूंगी, वैसे इतना पता नहीं है। क्यों पता जो मून है ना वो 10th हाउस के रिजल्ट ज्यादा देगा, इवन टू लगन। मैंने ना आचार्य कर लिया है, कर लिया तो भारतीय विद्या में। एक्सपर्ट हो गए, आचार्य तो पढ़ाने के लिए। नहीं सर, नहीं आता, अभी कुछ भी नहीं आता, ज्ञान तो कुछ नहीं है। वो भी आचार्य थे, बस आचार्य पाराशर बस। और वो सर हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आचार्य हैं बस, आचार्य केन राव, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप बताइए जी। सर ज्ञान नहीं है। ये ना 10th हाउस के रिजल्ट ज्यादा देगा, इवन टू लगन। नंबर बोलो आप, ज्यादा कम की बात बाद में करेंगे। अच्छा ओके। फिर भी ये परसेंटेज बता सकते हैं कितना देगा, कैसा देगा, कि सिर्फ ऐसे ही? ये बताओ कि किन किन भावों के रिजल्ट देगा। मैं भी बहुत बेसिक ये ना ओके, ये ना 10th हाउस के रिजल्ट ही देगा बेसिकली, और देगा जो आपको देगा 2nd के और 7th के दे देगा, लगन के इतने ज्यादा नहीं देगा। रीजन बिहाइंड दैट कि लगन के क्यों नहीं देगा, क्योंकि शुक्र के साथ इसका कोई संबंध ही नहीं बन रहा, बस जाके D9 में वो उसकी राशि में बैठा हुआ है, पर मंगल इसको दिष्ट भी कर रहा है और D9 में ये इसकी राशि में बैठ गया जाकर। अच्छा सर इतना ही ज्ञान है। नहीं, आपको पूरा ज्ञान है, सबको। या तो मैं तो केवल ये कर रहा हूँ कि आपके ज्ञान से हमें भी ज्ञान मिले, औरों को भी ज्ञान मिले। परवीन जी आप बताइए अब। और कोई तो मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि ये भाव मध्य से दूर है तो मुझे लगता नहीं सर अपने भाव के रिजल्ट देगा। चलो भाव मध्य को भी छोड़ दो, अभी उस पर भी नहीं जाते। वैसे ही अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन किया है, आपके सबके व्यूज आ चुके हैं, सब बिल्कुल सही बता रहे हैं, कोई भी गलत नहीं बता रहा। मगर देखिए आप पे जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो आप थोड़ा सा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा नोट्स बनाएं और कंसेप्ट को क्लियर करें। हमको क्या है कि बहुत सा ज़्यादा चीज़ें पता हैं, मगर हम बेसिक्स को पकड़ के नहीं चलते। अब देखिए, आप सब लोग कुंडली एनालिसिस करते होंगे, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कुंडली देखते नहीं होंगे। जैसे आप में से बहुत सारे मेरे ही ग्रुप्स में हैं, वो एक हम कुंडली डालते हैं, इसको ये बीमारी होगी, उसको वो होगा, हम सारी प्रेडिक्शन दे देते हैं। मगर हम सबसे पहला बेसिकली ये देखना चाहिए हमें कि कौन सा प्लेनेट किन किन भावों के रिजल्ट देगा, ये हमारे माइंड के अंदर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्या है? कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में सबसे पहले अपने नेचुरल कार्यकत्वों के रिजल्ट देता है। नंबर 1 नियम, सबसे पहले नेचुरल कार्यकत्वों के रिजल्ट देता है। नंबर 2, जिन भावों का लॉर्ड है उनके रिजल्ट देता है, जिन भावों के लॉर्ड है वो, जिन भी भावों का कुंडली में। तीसरा, जिन भावों को एस्पेक्ट कर रहा होता है उनके रिजल्ट देता है। जिन प्लेनेट से कंजक्टेड हो, वो कंजंक्शन में जिनके साथ होता है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट किसके देता है, वो उनके रिजल्ट देता है जिनके जो उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं। अब मून के बारे में मैं रिजल्ट की बात करूंगा तो नेचुरल मैंने तो भाव बोला है, इसलिए अब नेचुरल सिग्निफिकेशन को छोड़ दोगे, मगर वो जिस चीज़ का नेचुरल सिग्निफिकेशन है नंबर 1, वो रिजल्ट मिलेंगे आपको। इसीलिए जब भी राहु केतु की दशा आती है, शनि की दशा आती है, तो उसमें हम केयरफुल हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि उन्होंने उनके जो नेचुरल सिग्निफिकेशन उतने खूबसूरत नहीं है, हमने खराब सिग्निफिकेशन अलॉट किए हुए हैं, तो वो अच्छे भी हैं आपकी कुंडली में, तो वो खराब वाले रिजल्ट देंगे। राहु पैसे देगा, साथ में नशे की लत लगा देगा आपको, इस तरीके से करेगा, 2 नंबर के काम करना सिखा देगा। इसी तरीके से सैटर्न भी आपको कुछ बहुत भला भी कर रहा है तो आपको स्लो डाउन कर देगा, कोई ऐसी डिजीज दे देगा जो जिंदगी भर आपको घसीटती रहेगी। चाहे वो योग कारक बन के भी बैठा हुआ है तो हल्की फुल्की ऐसी कोई बीमारी दे देगा, बीपी दे दिया,
जो नॉर्मल बीमारियां आजकल थायराइड दे दिया इस तरीके से। तो नंबर 1 प्लैनेट को ये नियम है कि जो मैं अभी बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मेरे और कोर्सेज किए होंगे वहाँ पे भी मैं बताता हूँ, पर मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग भूल चुके हो। नंबर 2 वो जिन भी भावों का स्वामी है। अब मैं यहाँ पर मून की बात करता हूँ तो मून 10th हाउस का रिजल्ट देगा। मैं हाउस लिख रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्ट बहुत बाद में आता है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए किनके रिजल्ट देगा। नंबर 3 वो जिन भी प्लेनेट से कंजक्टेड हो, मून तो कंजक्टेड नहीं है। नंबर 4 वो जिन भी भावों को एस्पेक्ट कर रहा हो, जिन भी भावों को एस्पेक्ट कर रहा हो उन भावों के रिजल्ट भी वो देता है। और आप और ऐड करना चाहो तो जो प्लेनेट उसे एस्पेक्ट कर रहे होते हैं उनका क्वालिटी पे डिपेंड अंतर होता है, ध्यान रखना क्वालिटी पे। तो जिन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है उनके भी वो रिजल्ट आपको ऑलवेज देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मगर नवांश के अंदर जब आप जाओगे तो नवांश में बाकी चीजों को आपने कंसीडर नहीं करना है। नवांश के अंदर आपको कंजंक्शन को कंसीडर नहीं करना है। नवांश के अंदर आपको केवल कंसीडर करके चलना है कि वो किन भावों का लॉर्ड है और किस भाव के अंदर बैठा हुआ है। उसका मैं आपको रीजन समझाऊंगा अभी, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपने सुना होगा तो जो मेरे वर्ड हैं उन्हें आप लिख भी सकते हो कि कोई भी प्लेनेट सबसे पहले अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता है, नंबर 1। नंबर 2 वो जिन भावों का स्वामी है उनके रिजल्ट देता है। नंबर 3 वो जिन प्लेनेट के साथ कंजक्टेड है, जिनके साथ कंजक्टेड है उनके भावों के, वो जो प्लेनेट रिजल्ट देना चाहते हैं उनके रिजल्ट देगा। नंबर 4 वो जिन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है उनके रिजल्ट देगा। उसको जो एस्पेक्ट कर रहे हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, ऐसा मानकर हम चलेंगे। उसको जो एस्पेक्ट कर रहे हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, उसकी क्वालिटी ऑफ रिजल्ट पर असर डालेंगे। तो प्लेनेट बेसिकली यहाँ पर अपने अधिकतर लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, मगर बहुत सारे लोगों ने उसको मिक्स भी किया बीच बीच के अंदर। मैंने सबसे इसलिए पूछा जिससे कि सारे विचार आ जाए और एंड में मैं आपको पिन पॉइंट करके बता सकूं। तो मैंने फिर से सेंटेंस लिख दिया, आप लिख लीजिए। नेचुरल अपने कारकत्व, कारकत्व में ये नहीं आता वो कौन से भाव का कारक है। कारकत्व में वो आता है, हम पढ़ाते हैं जैसे कि मून माँ का कारक है, मून मन का कारक है, वो कारकत्व आते हैं। वीनस का मतलब वो आपका स्पाउस का कारक है, पत्नी का कारक है, ये मतलब है इसका। यहाँ भावों से नहीं है कारकत्वों का। जुपिटर की जैसे दशा है तो जुपिटर का ये मतलब नहीं है कि दूसरे 7वें 9वें और 11वें भाव का कारक है तो उनके रिजल्ट देने वाला है यहाँ पर वो दूसरे 7वें, मगर वो जब उसकी दशा आएगी तो जो उसके नेचुरल कारकत्व हैं उन कारकत्वों में संतान प्राप्ति होती है मेनली, उसके वो रिजल्ट देगा। हालांकि दूसरे 7वें और 11वें के भी रिजल्ट इनबिल्ट होते हैं जुपिटर के कारकत्वों में, मगर मेनली जैसे धर्म का कारक भी होता है जुपिटर, वेल्थ का कारक भी होता है जुपिटर, फाइनेंसेस का कारक भी होता है जुपिटर। तो उसके नेचुरल कारकत्व जो भी इनबिल्ट है, आपको भाव देखने की जरूरत नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ नेचुरल कारकत्व तो आप कुंडली के भाव देखने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए हर एक प्लेनेट के नेचुरल कारकत्व कौन है। जैसे सूर्य है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। अब अपना पहला भाव आ जाता है, देखिए आत्मा, 9वां भाव आ जाता है, पिता उनका कारक है तो वो उनका कारकत्व हो गया। गवर्नमेंट का कारक है आपका सूर्य, तो जब भी सूर्य की दशा आएगी तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। सेल्फ से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड रिजल्ट मिलने ही वाले हैं क्योंकि वो उनका कारक है। दूसरे नंबर पर, तो पहला पार्ट क्लियर करिए। दूसरे नंबर पर आप देखिए उसकी लॉर्डशिप, जिन भावों का लॉर्ड है उसके रिजल्ट देगा। तीसरे नंबर पर देखिए वो किन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है उन भावों के रिजल्ट देगा। यदि वो किसी से कंजक्टेड है तो उनके रिजल्ट देगा, मगर नवांश में नियम बदल जाएंगे। नवांश के अंदर वो रिजल्ट देगा जिस भाव में है। अब यहां पे आप ध्यान रखिएगा, मैंने वो बोला ही नहीं कि वो जिस भाव में बैठा है, ये नहीं बोलना, छोड़ दिया मैंने, ये इंटेंशनली छोड़ा है। जहां बैठा है वो सोर्स बनेगा रिजल्ट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसको मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। सोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपसे कहा जाए कि मार्स किसके रिजल्ट देगा, तो हम कहेंगे मार्स रिजल्ट देगा आपके दूसरे और 7वें भाव के। तो दूसरे 7वें भाव में तो मारक के अलावा हमें कुछ पता ही नहीं है। ज्यादातर लोग कहेंगे मारक हो गया जी, मारक तो हो गया, मगर ये और भी इसकी पूरी जिंदगी बनाने वाले भी दूसरे और 7वें भाव होते हैं। दूसरा भाव वेल्थ का भाव होता है, 7वां भाव नेम फेम का भाव होता है। तो ये इसको फाइनेंसेस देगा। मारक को हटा दीजिए, उठा के फेंक दो, ये फाइनेंसेस देगा, इसका नेम फेम कराएगा सोसाइटी में। और सोर्स क्या बनेगा, 10वां भाव। तो फाइनेंसेस इसको मिलेंगे कारोबार से और इसकी नेम फेम होगी कारोबार में। इस तरीके से हम उसको देखते हैं। जहां बैठा होता है बेसिकली वो भाव
उस भाव के भी रिजल्ट हम मानते हैं देता है, मगर वो भाव मेनली सोर्स बनता है कि कोई भी प्लेनेट रिजल्ट देगा किन भावों के, वो एक अलग क्वेश्चन है, और क्या सोर्स होगा उन रिजल्ट का वो एक अलग क्वेश्चन है। जैसे जुपिटर देखिए, मैं आप समझाने के लिए बताता हूँ, यहाँ पर D9 को मैं फिर करूंगा, पहले D1 में आप समझिए, मगर आप आज की क्लास में जो है वो आज के बाद जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करेंगे कुंडली को एनालाइज। मैं अगली बार भी कभी पूछूंगा तो फिर आप बिल्कुल रटे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आंसर करेंगे कि जुपिटर किसका रिजल्ट देगा, तो कहोगे जुपिटर अपनी दशा में। ध्यान से समझिए, आप सब लोग एस्ट्रोलॉजी करते हो, जुपिटर की दशा में मान नहीं लेते संतान हो जाएगी, कैसे मान लेते हैं? क्योंकि वो कारक है। तो जो जिस चीज का कारक है सबसे पहले वो मतलब नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा। यहाँ पे कारकत्व का भाव से कोई लिंक मत मानिए, उसके जो नेचुरल कारकत्व होते हैं हर एक प्लेनेट के वो उसके रिजल्ट देगा। तो जुपिटर की दशा आ गई तो सबसे पहले हम कहेंगे, और डिस्पोजिटर वगैरह को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, वरना तो वो फिर पूरी कुंडली के रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो जुपिटर सबसे पहले अपने नेचुरल कारकत्व के रिजल्ट देगा। दूसरा इसके लॉर्डशिप हाउसेस देखिए, ऐसे बताओगे आप क्वेश्चन का आंसर। तीसरा भाव और छठे भाव के रिजल्ट देगा। तीसरा है किन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5, 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, 6 7 दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, 8 9 चौथे भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, इनके भी रिजल्ट देगा। क्या ये किसी से युति में है? नहीं, ये किसी से भी युति में नहीं है। तो ये अब ये तो हमने बता दिया किन किन भावों के रिजल्ट देने वाला है। तीसरे भाव के रिजल्ट देने वाला है, मैं D1 की बात कर रहा हूँ अभी, छठे भाव के रिजल्ट देने वाला है ये आपका। इसके अलावा एस्पेक्ट कर रहा है, तो अब देखिए इनकी भी रिजल्ट का भी वो है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा नेचुरल कारकत्व का रिजल्ट देगा मैक्सिमम। दूसरे लॉर्डशिप जिन्हें एस्पेक्ट कर रहा है उनके रिजल्ट रिलेटिवली कम मिलेंगे, मतलब उतना स्ट्रांगली रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ रिजल्ट मिलेंगे, और मिलेंगे तो वीक मिलेंगे। वीक रिजल्ट क्या होते हैं? वीक रिजल्ट है वो कहेगा कि भाई एग्जाम में पास करा देगा। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट का मतलब आपके 90% दिलवा देगा, और वीक रिजल्ट का मतलब वो पास भर करवाएगा आपको, उसके अंदर कोई आप मजे नहीं मारोगे। अब यहाँ पे जुपिटर की दशा होगी तो जुपिटर की दशा में सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, जहां मर्जी बैठा हो जैसा भी बैठा हो, सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इसने अपने नेचुरल कारकत्व के देखते हैं। दूसरे नंबर पर ये आपके तीसरे और छठे भाव के रिजल्ट देगा। फिर ये रिजल्ट देगा आपके 12वें भाव के, वीक होंगे मगर वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। एस्पेक्ट आता है चौथे नंबर पर, कंजंक्शन आता है तीसरे नंबर पर, 1 2 3 4 5 यहाँ के रिजल्ट देगा, 6 7 दूसरे भाव के रिजल्ट देगा, और चौथे भाव के रिजल्ट देगा। और इनका सोर्स क्या बनेगा? तो रिजल्ट क्या है देखिए, हम वैसे ही मैं मानना चाहूँ खर्चे होंगे, भाई साहब के खर्चे होंगे। 12वें भाव के रिजल्ट आ रहा है, या आप कह सकते हो कि हॉस्पिटलाइज हो सकता है, आइसोलेशन में रह सकता है, दूर जा सकता है, घर से दूर जा सकता है। दूसरे भाव के रिजल्ट का मतलब फैमिली से रिलेटेड रिजल्ट देगा, वेल्थ से रिलेटेड रिजल्ट मिलने वाले हैं इसी की दशा में। चौथे भाव से रिलेटेड मतलब कोई गाड़ी घोड़ा आ सकता है, मकान आ सकता है, घर के अंदर सुख शांति हो सकती है, घर को सजा सकता है, संवार सकता है। तीसरे भाव के रिजल्ट का मतलब कोई शॉर्ट ट्रेवल हो सकती है, कोई फ्रेंचाइजी मिल सकती है, या जो भी है आपका कोई हॉबीज के अंदर पड़ सकता है। छठे भाव का रिजल्ट का मतलब वो आपका कोई उधार ले सकता है, किसी डिस्प्यूट में पड़ सकता है, बीमार हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकता है। मगर सोर्स क्या बनेगा इन सभी का? 8वां भाव। 8वां भाव सोर्स कौन बनेगा? ये सारी चीजें किससे होंगी? 8वें भाव से। 8वें भाव में जुपिटर भाई साहब बैठे हुए हैं, तो जुपिटर 8वें भाव का सोर्स हो गया। अब देखिए खर्चा कौन करवाएगा? ससुराल वाले, साली जी को गिफ्ट देंगे, सासू जी को गिफ्ट देंगे, माता जी को, फादर इन लॉ को गिफ्ट देंगे इसमें से, क्योंकि 8वां भाव ससुराल भाव भी है, वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। वन ऑफ द रीजन हमने अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सेकंड वेल्थ कहाँ से मिलेगी? वेल्थ भी 8वें भाव से मिलेगी। डॉरी मिल सकती है, कोई आपका इनहेरेंट प्रॉपर्टी मिल सकती है, क्योंकि दूसरे भाव के रिजल्ट हैं। सोर्स 8वां भाव है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी मिल सकती है। अंडर टेबल कोई वो हो सकता है, दबा हुआ धन मिल सकता है, क्योंकि वो मिलना है। फिर चौथे भाव के रिजल्ट दे रहा है, प्रॉपर्टी भी मिलने वाली है भाई साहब को, तो प्रॉपर्टी हिस्सा हो सकता है घर के अंदर, माता पिता कुछ प्रॉपर्टी दे सकते हैं। इस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। एंड ये इससे बेस्ट कोई इंटरप्रिटेशन होता नहीं है। छठे भाव के देगा, उधार लेना पड़ सकता है, तो वो क्या होगा? लीगल केसेस में भी वो डिस्प्यूट में भी आ सकता है यहाँ पर। और कोई ऐसे उसने काम कर दिए हों
कोई क्रोनिक डिजीज भी दे सकता है आपको। डिजीज है ना, देखिए सोर्स कौन है, 8वां भाव, 6ठा भाव कौन सा है, डिजीज का। सारे काम हो रहे हैं उसके साथ 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 उसको डिजीज मिलने वाली है। और 8वां भाव डिजीज कैसी देगा, लंबी देगा, उसको क्रोनिक डिजीज मिल जाएगी उसी जुपिटर की दशा के अंदर। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली एक एक चीज यहाँ पर क्लियर होती है। तो इन चीजों को जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ ये आपको कोई बताएगा नहीं इस फॉर्म में, आप ये ध्यान रखना। कहीं आप कहीं से भी पढ़े होंगे, आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ये मेरी पर्सनल रिसर्च है 4-5 लोगों के साथ, और ये ही सत्य है कि सबसे पहले कोई भी प्लेनेट जो रिजल्ट देता है वो जिस भाव में बैठा है उसके रिजल्ट को आप अलग कर दीजिए। हालांकि वहाँ के भी देता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मगर वो सबसे ज़्यादा अपने नेचुरल कारकत के रिजल्ट देता है, फिर अपने लॉर्डशिप के रिजल्ट देता है, फिर तीसरे नंबर पर जो वो रिजल्ट देता है वो देता है उसके जो प्लेनेट उसको कंजंक्शन में हो, फिर जो एस्पेक्ट जिन्हें कर रहा हो, जिन भावों के, उनके रिजल्ट देता है। जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे इन्फ्लुएंस करेंगे। और उसका सोर्स क्या बनेगा रिजल्ट का, सोर्स का मतलब आपको क्लियर पता होना चाहिए जहां पर प्लेनेट बैठा हुआ है। ये देखते हैं हम D1 के अंदर। तो मैं इसकी लिस्ट बनाऊंगा जुपिटर की, तो उस लिस्ट के आगे लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा नेचुरल कारकत, दूसरे नंबर पर लिखूंगा 9, 10, 12th हाउस के 3rd और 6th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, दूसरे नंबर पर लिखूंगा। तीसरे नंबर पर लिखूंगा जिन भावों को एक्सपेक्ट कर रहा है, 5वां दिस इज 12th हाउस, देन 2nd हाउस एंड 4th हाउस। कंजंक्शन किसी से नहीं है तो इन सभी भावों के रिजल्ट होगा। सोर्स लिखूंगा 8वां भाव, इन सभी के रिजल्ट 8वां भाव सोर्स बनेगा। इसके बाद मैं नवांश में जब पूछूंगा जुपिटर को, तो अभी मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों की मैं बाद में बात करूंगा। नवांश को अभी मैंने छोड़ दिया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही आ गया मेरे दिमाग में। जुपिटर को मैं यहाँ पर पकड़ूंगा, तो जुपिटर की लॉर्डशिप हाउसेस देख लीजिए बस। अब जुपिटर यहाँ पर लॉर्ड है आपका 7th हाउस, और जुपिटर लॉर्ड है यहाँ पर 10th हाउस। 7th और 10th हो गया, और साथ में ये यहाँ पर एक्चुअली बैठा हुआ है 3rd हाउस के अंदर। तो 3rd हाउस के रिजल्ट तो वो यहाँ पर भी दे रहा था, तो ये हो गया आपका 7th एंड 10th हाउस, और ये यहाँ पर 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो ये इनके मेनली यहाँ पर रिजल्ट देगा। नवांश के अंदर आपको और बाकी चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है, उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ, समझ जाइएगा। देयर इज ए डिस्प्यूट की नवांश के अंदर दृष्टि होती है, और आप कभी आगे जाएंगे तो मैं उसको बताऊंगा। इस पर काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट है कि नवांश में हम दृष्टि भी डालते हैं क्या प्लेनेट, क्योंकि नवांश में उनकी स्थिति बदल जाती है, तो वो दृष्टि आप कैसे ले रहे हो। एक राशि को आप 9 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, तो वो भाव तो केवल नवांश में यही बताता है कि वो पर्टिकुलर अपनी राशि के किस कोने में जाकर बैठ गया है, उसके हिसाब से नवांश का उसका प्लेसमेंट माना जाता है। तो नवांश में दृष्टि में काफ़ी डिस्प्यूट है। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, मगर देयर इज ए बिग डिस्प्यूट कि नवांश के अंदर दृष्टि एप्लीकेबल होती है डिविजनल चार्ट में या नहीं होती है। तो मैं इसको दृष्टि वाले भावों को हटा देता हूँ। नवांश में आप ये मानकर चलें कि वो उन भावों के रिजल्ट देगा नवांश में जहाँ पर बैठा हुआ है, और जिन भावों का वो एक्चुअली साथ में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है और जिन प्लेनेट के साथ कंजक्टेड है उनके भाव को भी आप ले सकते हो, मगर रिजल्ट वीक मिलेंगे। सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे नेचुरल सिग्निफिकेंस के, दूसरे नंबर पर लॉर्डशिप, और इसके बाद वो उनके भी रिजल्ट दे सकता है जिनके साथ कंजक्टेड है, मगर वो रिजल्ट रिलेटिवली स्ट्रेंथ वाइज वीक होना शुरू हो जाएंगे। वीक होने का मतलब नेचुरल कारकत के रिजल्ट तो उसने दे नहीं देने हैं, मगर दूसरे लॉर्डशिप के रिजल्ट उससे थोड़ा कम मिलेंगे, और इसके बाद एस्पेक्ट और कंजंक्शन के रिजल्ट और भी थोड़ा वीक मिलेंगे। वीक का मतलब वो आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे हम एक इंसान जीता है तो रोज खाता भी है, रोज पीता भी है, रोज घूमता भी है, रोज सोता भी है, रोज कहीं जाता भी है, हफ्ते 15 दिन में बीमार भी हो जाता है, महीने 2 महीने में, फिर उसको कुछ एंजॉयमेंट भी आता है, कभी कभार वो खुश भी होता है। तो हमारी लाइफ के अंदर सभी घटनाएं घटित होती रहती हैं। मेन रिजल्ट का मतलब है वो उस पीरियड के अंदर डोमिनेंटली होगा। जब जुपिटर की दशा आ गई, संतान प्राप्ति होगी उस पीरियड में, तो आपको याद रहेगी संतान प्राप्ति। बाकी डे टू डे एक्टिविटी तो होती रहती है। पता लगा आपने मकान खरीद लिया, तो आपके जो मेन इवेंट हुए, जो बहुत बड़े इवेंट हुए, वो मकान खरीदना और संतान प्राप्ति हो गया। मगर और भी इवेंट होते रहते हैं, आप कमाते भी रहते हो जिंदगी के अंदर, खर्च भी करते रहते हो, बीमार भी होते रहते हो, कहीं पे घूमने भी आते जाते रहते हो, तो बाकी घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। मगर जो मेनली जो घटनाएं घटित होंगी, ये इनका ऑर्डर एंड सीक्वेंस होगा। अब आपको आप इसमें ये किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं अपने। सर जी एक बार D9 का दोबारा समझा दो। D9 का मैंने बताया कि जहां बैठा है और जिन भावों का लॉर्ड है, दैट्स ऑल। और कंजंक्शन को भी आप ले सकते हो, मगर वीक रिजल्ट मिलते हैं। सर वो कंजंक्शन जो है D1 चार्ट में, सपोज जुपिटर जो है सोर्स, अभी समझिए 8th हाउस में जुपिटर इज कंजंक्ट विद से मर्क्यूरी,
चलो जुपिटर इज अभी कंजंक्ट रुक जाइए, मैं आपको दूसरा केस ले लेता हूँ। आप कंजंक्शन का जानना चाहते हो? हाँ इसमें भी है, पर मैं अभी इसके उसमें पढ़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो कंजंक्शन है वो 5 प्लैनेट का है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये आपको कुंडली दिखाई दे रही है? हाँ इसमें मरकरी का सन के साथ कंजंक्शन है क्या? हाँ, मर्क्यूरी का सन के साथ है कंजंक्शन। है, और कोई बताएगा ये कंजंक्शन है क्या? नहीं नहीं सर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सॉरी, नहीं है कंजंक्शन। वीनस मून का है कंजंक्शन, वीनस मून का है कंजंक्शन, है ना? जी हाँ अब देखिए, आप किसका रिजल्ट पूछना चाहते हो? वीनस का? हाँ जी, वीनस का भी, राइट, ठीक है। मार्स जुपिटर भी है, चलो मार्स जुपिटर को ले लो। हाँ, मार्स जुपिटर मार्स की है। हाँ हाँ, अब आप बताइए मार्स किस किस का रिजल्ट देगा, आप खुद ही बताइए। मार्स देगा रिजल्ट 11th हाउस का। नहीं, देन आप फिर अभी मैंने बताया, आपने नोट नहीं किया था, आप नोट नेचुरल अच्छा, जो मैंने बताया उसको मार्स नेचुरल मैडम। मैडम कविता हाँ, मैम आप म्यूट कर लें प्लीज। मार्स फर्स्ट अपने मार्स की दशा में बोल रहे हैं या मार्स एज सच प्लैनेट का बोल रहे रिजल्ट हैं? तो दशा में ही देता है, कोई बगैर दशा थोड़ी दे सकता है। ओके, सो मार्स फर्स्ट अपने कारक तत्व का देगा, अपने Correct. सिग्निफिकेंस का देगा, बिल्कुल, राइट? सो दैट मींस लाइक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और समथिंग लाइक केवल ये बता दो किन किन भावों के वर्ड बोल रहा हूँ मैं, तो नेचुरल कारकत के बाद। so okay, then first it gives the result of its significance, then it will give the result of the 5th house and 5th and 12th house. Very good. 5th and the 12th house. Then it will give the result of its aspects. 1, 2, 3. That is 2nd house. Then 4, 5, 6. 2nd house, 5th house, and 6th house. Okay. अभी भी रह गया। Then it will give. Then results of its conjunction. Yes. So now Mars and Jupiter is in conjunction. Okay. So Jupiter का भी, you mean to say that it will give Jupiter का भी results? Yes. भाव बोलिए। अच्छा, तो that is what I didn't follow. So Mars, if it gives the result of its conjunction, तो जुपिटर के लॉर्डशिप का भी देगा और उसके एस्पेक्ट्स का भी देगा क्या? लॉर्डशिप ले लीजिए केवल, बाकी नहीं। अच्छा, ओनली लॉर्डशिप। सो जुपिटर का लॉर्डशिप का देगा, मतलब इट विल गिव द रिजल्ट्स ऑफ 1st हाउस एंड द 4th हाउस। यस। ओके, सो दैट इज हाउ वी हैव टू सी इट। यस। ओके, बट ये हमें D9 में we need not see all these things. नहीं, D9 में भी बताइए मार्स किस किस के रिजल्ट देगा। अच्छा, Mars again, Mars will give the result of where is it placed? Mars will give the result of the 4th house, Yes. 1st house, and 6th house. बस, that's all. That's all, right? Okay. So here Jupiter in D1 will give. नहीं, Jupiter in D1 will give the results of Lagna and 4th house. Okay, it's lordship. Yes. Only. So conjuncted planet in D1 will give the Yes, the planet जिसके साथ conjuncted है उसकी lordship के houses के result only. रति शुक्ला मैम। सर मेरा क्वेश्चन राहु के बारे में था कि राहु को कैसे देखेंगे कि वो जहाँ बैठा है वो तो ठीक है, लेकिन जो मान लीजिए जिस राशि में बैठा है उसको देखेंगे, और फिर उस राशि का स्वामी जहाँ बैठा। अभी मैं बताता हूँ राहु का। डागा जी उसको भी देखने में बैठा है, मान लीजिए 6 नंबर में, और बुध बैठा है। सर लॉर्डशिप के भी देगा रिजल्ट। कौन? मैं डागा बोल रहा हूँ। नहीं, लॉर्डशिप के मतलब क्वेश्चन नहीं समझा।
जैसे जैसे अभी आपने चार्ट खोला था, एक मिनट, कोई भी चार्ट खोल दीजिए। तो ये खोल दिया मैंने। हाँ, जैसे यही था, तो मंगल जो बैठा हुआ है शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तो शुक्र के रिजल्ट भी देगा। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक 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 ठीक। सर ये आपने कंजंक्शन कितने डिग्री के लिए तक ले सकते हैं? कंजंक्शन इज वैलिड टिल 320 या मोर? कंजंक्शन आप ये मान लीजिए एवरेज, मैं आपको समझा देता हूँ डिग्री का, तो फिर दीप्तांशा रेंज हम लेते हैं, तो दीप्तांशा रेंज को छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकलिटी में मैं बता देता हूँ कि इफ इट इज ए कंजंक्शन लेस देन 1 डिग्री देन इट इज कॉल्ड प्लैनेटरी वॉर, नॉट कंजंक्शन। इफ इट इज देन कंजंक्शन अप टू 3 डिग्री 20 मिनट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्लोज कंजंक्शन। दोनों इंटरमिंगल हो जाएंगे, एक ही बन जाएंगे। और इसके बियॉन्ड जैसे जैसे आपकी डिग्री रिड्यूस होती जाएगी, एनफ स्ट्रेंथ होगी 6 डिग्री 40 मिनट तक, फिर 10 डिग्री तक आप इसको कंजंक्शन मान सकते हो। उसके बियॉन्ड ये वीक होना शुरू हो जाता है 10 डिग्री के बाद, और 15 डिग्री पे कोई कंजंक्शन नहीं मानेंगे। ओके, तो सर यही रिजल्ट D1 में हम लोग इतने सारे हाउस कंसीडर करेंगे, तो वही रिजल्ट को नवमांश में कैसे इवेलुएट करें? ओनली द हाउस ऑफ द मार्स, व्हाट अबाउट गुरु? उसके साथ इतना कंजंक्शन है तो नहीं मान के चलिए, क्योंकि तो सिर्फ D1 में नवांश के अंदर वो चीजें बदल जाती हैं। अब यहाँ का कंजंक्शन नवांश में नहीं जाता। हाँ, तो जुपिटर तो केवल D1 में जुपिटर की भी लॉर्डशिप देखनी है, केवल जो प्लेनेट कंजक्टेड है उसके सब भाव नहीं लेने, वरना तो वो पूरी कुंडली हो जाएगी आपको। क्योंकि आपका जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मैंने क्या बताया कि सबसे पहले वो अपने नेचुरल कारकत के देता है, दूसरे अपनी लॉर्डशिप के देता है। तो जो प्लेनेट कंजक्टेड है उसके बारे में भी, जो प्लेनेट कंजक्टेड है उसके लॉर्डशिप को हम स्ट्रोंगर मानकर चलेंगे, और उसके लॉर्डशिप के भावों के रिजल्ट को ऐड कर लेंगे। उसके आपके एस्पेक्ट वगैरह के भावों के रिजल्ट काफी वीक होते हैं, तो उसे हम ऐड करके नहीं चलेंगे, इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट होंगे। इसलिए जो मैंने बताया उनका रिजल्ट केवल आप ऐड करिए। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जिसका कंजक्ट है उसकी लॉर्डशिप नहीं काउंट करनी है हमने? करनी है सर, कंजंक्शन है उसकी लॉर्डशिप, वो हाउस भी कंसीडर करेंगे। जैसे मार्स के केस में हमने 1 और 4 काउंट किए हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं सर, 1 मिनट, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, मैं तो बस शब्दों में बोल रहा हूं। मार्स का रिजल्ट देना है, मगर पूछ के आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए। मैं जो बिल्कुल क्लियर वर्ड में बोल रहा हूँ, एक भी वर्ड में वो खा के नहीं बोल रहा अंदर, अदरवाइज फिर हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। कि कोई भी प्लेनेट अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता है, नंबर 1। नंबर 2, वो जिन भी भावों की लॉर्डशिप है उनके रिजल्ट देता है। नंबर 3, जिन भी भावों को एस्पेक्ट कर रहा होता है या जिन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है उनके रिजल्ट। नंबर 4, जिसके साथ कंजक्टेड है उसके भावों के रिजल्ट देता है, जिसके साथ कंजक्टेड है उसके भावों के रिजल्ट। अब जैसे जुपिटर के साथ कंजक्टेड है तो जुपिटर के भावों के रिजल्ट 1 और 4, इनके रिजल्ट हम देखेंगे D1 चार्ट के अंदर। और नवांश कुंडली के अंदर बेसिकली हम वो जहां पर प्लेस्ड है और जिन भावों का लॉर्ड है, बेसिकली मेनली उनको हम कंसीडर करते हैं। आप चाहें तो जो प्लेनेट उनके साथ कंजक्टेड है उनके भी आप भावों को ले सकते हो, पर वो रिजल्ट काफी वीक हो जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि रिजल्ट का भी ऑर्डर है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलते हैं नेचुरल सिग्निफिकेशंस के, दूसरे नंबर पर रिजल्ट मिलते हैं लॉर्डशिप के, फिर जो एस्पेक्ट के रिजल्ट हैं वो और कंजंक्शन के रिजल्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ में वीक होते हैं। जैसे मार्स की जब दशा है तो वो जुपिटर के भावों के रिजल्ट जरूर देगा, मगर वो रिलेटिवली आपको वीक मिलने वाले हैं, उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं होगी जो मार्स के अपने भावों के रिजल्ट या उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये अब बताइए कौन सा हाँ सर, ये मंगल और गुरु के जो कंजक्शन हुए हैं तो उसका रिजल्ट कैसे हम क्लब करके बताएंगे? प्लीज जरा तो बता दीजिए। अभी मिक्स मत करिए, अभी तो हम रिजल्ट किनके देना है उसमें थोड़ा स्लो होइए, क्योंकि आप जैसे ही रिजल्ट कैसे मिलेंगे वो अपना आप में 1 साल की पढ़ाई है उसकी। किसी प्लेनेट के कैसे रिजल्ट होंगे, यही एस्ट्रोलॉजी है। जो 2 साल में कोर्स कराते हैं ना वो उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं, ये नहीं पढ़ाते कि कैसे रिजल्ट मिलेंगे, इसका 1 साल का कोर्स है।
तो उसको हम करेंगे स्लोली, मतलब इसके लिए 365 क्लासेस चाहिए 1 आवर की, कौन सा प्लेनेट कैसे रिजल्ट देगा एक्चुअल में यदि उसे पढ़ा जाए तो। सबसे डिटेल चीज इसी की रिक्वायरमेंट है। पर पहली चीज तो अभी हम ABCD पढ़ रहे हैं एक तरीके से आज की क्लास में कि कोई प्लेनेट कौन से रिजल्ट देगा। अब आप कहोगे क्वेश्चन की मैंने नवांश में क्यों नहीं कंजक्टेड प्लेनेट के हाउसेज लिए, उसका रीजन मैं बता रहा हूं आपको। होता क्या है कि आपका एक आदमी है तो उसका सबसे क्लोज रिश्तेदार कौन होगा, अपने लिए काम करेगा, दूसरे नंबर पे अपने बेटे के लिए करेगा। बेटे के दोस्त के लिए थोड़ी करेगा, वो दोस्त के लिए तो थोड़ा बहुत करेगा जब बच गया। इसी तरीके से यहाँ पे वो प्लेनेट है खुद है अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन, मतलब उसकी दशा है तो वो अपनी चीजों के लिए काम करेगा ना पहले, फिर किसके लिए करेगा, जिनका वो मालिक है। मालिक का मतलब उसके बच्चे हो गए आपके, उनके लिए। फिर मालिक के बाद उसके साथ कोई कंजक्टेड का मतलब क्या हो गया, उसका भाई के बच्चों के लिए काम बाद में ही नंबर आएगा, पहले खुद के बच्चों के लिए करेगा और जो वो काम करेगा उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाएगी औरों के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से प्लैनेट बिहेव करता है जैसे एक इंसान बिहेव करता है। तो जब भी एक प्लैनेट की दशा आती है तो वो पहले अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन मतलब खुद के लिए, दूसरे नंबर पर जिन भावों की उसके पास जिम्मेवारी दे रखी है उनके, फिर तीसरे नंबर पर जिन्हें एस्पेक्ट कर रहा है। कोई और कहेगा कि यार इनका भी ध्यान रख लेना, तो वो जिन्हें एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो करेगा बस थोड़ा बहुत। और फिर जिनके साथ वो कंजक्टेड है, अड़ोस पड़ोस या छोटे भाई के बच्चों के लिए चौथे नंबर पर वो काम करेगा और वो उतने रिजल्ट उसके वीक होते जाएंगे। अब इसी को हम जब नवांश में एक्सटेंड कर देते हैं तो नवांश में बेसिकली क्या होता है कि जो एस्पेक्ट वगैरह का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पूरी तरीके से कहीं फूल प्रूफ नहीं है। कुछ लोग एस्पेक्ट मानते ही नहीं है, ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं, और कुछ लोग एस्पेक्ट मानते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको कि आप मेनली ये मान लीजिए कि वो जहां बैठा है और जिन भावों का लॉर्ड है उनके तो रिजल्ट देगा, जो कंजक्टेड है उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हो, मगर रिजल्ट आपके बहुत ज्यादा वीक मिलेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। D1 में तो कंजक्टेड के रिजल्ट फिर भी मिलते हैं, D9 में जो कंजक्टेड प्लेनेट है उसके रिजल्ट और वीक हो जाते हैं, मतलब वो थोड़ा दूर चला गया ऐसे मानकर चलिए, तो वो रिजल्ट आपके थोड़े वीक होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे कि जनरली सब भुला देते हैं, आप भी अगली क्लास में से आधे से ज्यादा लोग भुला दोगे, कि जो रिजल्ट होते हैं उसका सोर्स जरूर याद रखिए। कहते हैं ना क्या मिलेगा कैसे आएंगे, उसका सबसे बड़ा जवाब है जो मैंने अभी आपको जुपिटर का एग्जांपल बताया था कि 8वें भाव में जुपिटर बैठा हुआ है। अब रिजल्ट जुपिटर दे रहा है 12वें भाव के, रिजल्ट जुपिटर दे रहा है दूसरे भाव के, रिजल्ट जुपिटर दे रहा है चौथे भाव के, रिजल्ट जुपिटर दे रहा है तीसरे भाव के, रिजल्ट जुपिटर दे रहा है छठे भाव से। और कोई सब बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्टर हैं, कोई किडनी में बीमारी बता देगा, कोई लीवर में बीमारी बता देगा, लीवर की भी वो आ रही है आर्टरीज उसमें भी लोग बीमारी बता देते हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल तक चले जाते हैं, मगर जब हम उस पर आते हैं बेसिक कंसेप्ट जब तक हमारा क्लियर नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिक कंसेप्ट ये है व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट। तो सोर्स आपको पता होना चाहिए कि इस पर्सन को 12th हाउस के रिजल्ट तो मिल गए, मगर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे उसको 8th के रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि जुपिटर 8th में बैठा है। भाई जुपिटर 8th में बैठा है, वो 8th इज सोर्स, वो प्लेनेट जहां पर बैठा है। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आपको जिनके रिजल्ट देने हैं तो प्राइम मिनिस्टर बन के दोगे ना आप। ये सोर्स कौन हो गया, एक प्राइम मिनिस्टर रिजल्ट देगा तो वो उतने ही शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। कोई किसी ऑफिस में पियोन बन गया और उसके पास जिम्मेवारी होगी जिन चीज़ों के रिजल्ट करने की, सपोज एक्सपेंसेस करने हैं, सपोज उसको एजुकेशन करनी है, तो वो पियोन बन के रिजल्ट देगा। जहां पर आप बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, वो आपकी पोस्ट है, वो आपका प्लेसमेंट है। तो जब आपका जो प्लेसमेंट है वो सोर्स बनेगा, आप उससे हटकर रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी कंडीशन आपको 8वें भाव के अंदर एक पर्टिकुलर राशि के अंदर बिठा दिया गया है। तो 8th हाउस की पेरीफेरी में ही आपके पास रिजल्ट देने की वो है। 8th हाउस सोर्स बनेगा। अब सोर्स में क्या है, जैसे मैंने बताया कि 12th हाउस एक्सपेंसेस का है, तो एक्सपेंसेस का सोर्स 8th हाउस बनेगा। अब 8th हाउस सोर्स क्या है, क्रोनिक डिजीज में एक्सपेंस हो सकता है, 8th हाउस इन लॉज होते हैं उसमें एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इनहेरिटेंस की लड़ाई में आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ आप गलत आदतों में होंगे उसमें एक्सपेंसेस हो सकते हैं। 8th हाउस सोर्स बन गया और वो 2nd हाउस में जाकर बैठ गया है, मतलब 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो 2nd हाउस क्या देता है आपको, सस्टेनेंस देता है, वेल्थ देता है। तो वेल्थ के लिए व्हाट विल बी द सोर्स, 8th हाउस। अब 8th हाउस का सोर्स का मतलब क्या हो गया, तो अंडर टेबल आप कुछ अर्निंग कर रहे हो या अंडरग्राउंड आपके रिसोर्सेज हैं। तो इस चीज को आप समझिएगा, जो मैंने आपको आज की चीज बताई है, यदि आपको समझ में आती है तो आपने जिन लोगों ने 2-2 साल भी कोर्स किया होगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी आज की 1 घंटे की क्लास में मैंने आपको बता दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सबको आपको माइंड में रखनी है, इसे आप नोट कर लेना अपने नोट्स में।
प्रवीण जी आप पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। सर ये पूछना चाह रहा था एक छोटा सा, ये जैसे मंगल जो गुरु के साथ कंजक्ट है, तो गुरु के जैसे संगत से गुण आते हैं, तो गुरु के थोड़े से कारगत्तों के गुण भी आएंगे, कर देगा रिजल्ट वो, क्योंकि गुरु साथ बैठा ही है सर उसके, तो ये हमेशा डाउट रहता है। हाँ, वो मंगल के अंदर गुरु के गुण होंगे, ये मान सकते हो। कंजंक्शन और एस्पेक्ट तो वाला उसको फर्क डालेगा। खैर वो उस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे आज की क्लास में, बाद में आप नेक्स्ट क्लास में बोलना। अभी केवल मैं भावों तक सीमित रहूंगा, क्या रिजल्ट देगा वहां तक सीमित, वहां पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर आपका कंसेप्ट आप फिर मिक्स कर लोगे। आप दूसरा जो D9 में हम देख, रिजल्ट पे मत फोकस जी करिए। ठीक है सर, जैसे दूसरा D9 में जो हमने बताया जहां पर बैठा है, मंगल की बात कर रहे थे हम, तो जिस राशि में बैठा है वो राशि D1 में जहां पर रही उस भाव के देगा, या D9 से भाव उठा लेंगे सर? D9 को अलग से देखिए, जिस जगह पे जिस भाव में बैठा राशि से नहीं मतलब, और जिन भावों को का लोड है D9 में। यदि आपका बर्थ टाइम करेक्ट है तो D9 को जनरली हम अवॉइड कर देते हैं, मगर यदि करेक्ट है तो जहां बैठा है, जिन भावों को राहु केतु का बता देता हूँ, जिन भावों को का लोड है, और वैसे तो एस्पेक्ट कर रहा है, उन्हें भी मानते हैं लोग कि जिन्हें एस्पेक्ट कर रहा है तो वो भी मान लेते हैं, पर तो वो भी सोर्स हो जाएगा सिर्फ, फिर क्या कह रहे हो? D9 वाला भी सोर्स हो जाएगा सिर्फ जहां बैठा है वो? नहीं, सोर्स नहीं है वो, सोर्स D1 ही है। अच्छा, उसको भी वैसे, उसको भी लॉर्डशिप एज ए लॉर्डशिप ट्रीट करेंगे उसको भी? बिल्कुल बिल्कुल, सोर्स D1 ही है केवल। नहीं, जैसे उसमें D9 में जिस भाव में बैठा था उसको एज ए लॉर्डशिप ट्रीट कर लेंगे कि उस देगा, सोर्स वहां से लेगा, तो क्या मान के चलो उस भाव के रिजल्ट देगा, सोर्स वही रहेगा D1 वाला। हाँ, सोर्स D1 रहेगा, 8वां भाव ही रहेगा, सोर्स D1 में ही माना जाएगा। D9 सोर्स कभी नहीं बनेगा, दो सोर्स नहीं बन सकते ना। जी जी जी, आपका डोमिनेंस D1 की रहेगी, और D9 को यूटिलाइज हम तभी करते हैं जब बर्थ टाइम हमारे पास एक्यूरेट है। राहु केतु बता रहा हूँ मैडम, मैं राहु केतु बता रहा हूँ। तो निधि दीक्षित मैम, आपने कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं मैं राहु केतु बता देता हूँ। एक छोटा सा मेरा ले लो मैडम, आपके डाउट बाद में लेंगे, अभी पहले आपके अगर ये इसी के लिए कई जो आपने सर सोर्स बताया है ना, अटेंड ही नहीं करूंगा, उसमें ये लगातार पूछते रहते हो हर चीज में, ना कुछ बता नहीं सर, सोर्स में जो राशि है सर, सोर्स में जो राशि है आपने बताया कि उस भाव की हम लेंगे, राशि उसके लोड का कोई काम तो नहीं रहेगा सोर्स में? पहले ही बता चुका हूँ, लोड का किसी के का कोई काम नहीं है, डिस्पोजिटर का कोई रोल नहीं है। अब आएगा रोल निधि दीक्षित मैम। निधि दीक्षित मैम अनम्यूट कर लें, आपका तो हैंड तो रेज है भी है नहीं? चलो मैं बताता हूँ, राहु केतु का क्वेश्चन आ रहा है, पर मेरी ये शर्त है आज के बाद सबको राहु केतु देखना आना चाहिए, ठीक है? आपको मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में बताऊंगा। अभी जो मैंने बताया वो भी क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में बताया है, तो आपको देखना आना चाहिए। आप अपने पुराने नियम लगा करने बैठ जाओगे फिर से, तो फिर आप वहीं अटके रहोगे, एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। जहाँ पर भी जो पढ़ाया जाता है उसके बेस पर आप राहु। सर आपकी आवाज कट रही है आज थोड़ी। आवाज कट रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम। जी सर बहुत कट रही है, बीच बीच में बहुत कट रही है। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है मुझे लगता है। चलो खैर, अब फिर आप वो देख लेना। अभी मैं राहु केतु का बता देता हूँ, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो देख लेना, फिर उसमें नहीं कटेगी, रिकॉर्डिंग सही आएगी। तो एनीवेज देखिए, राहु केतु, राहु बोल के मैं बता देता हूँ। सबसे पहले रिजल्ट देगा नेचुरल सिग्निफिकेशंस के, पहला नियम वही है जो सभी प्लैनेट्स का है। तो राहु केतु की दशा में इसलिए ऑलवेज वो रहना चाहिए कि उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन का रिजल्ट देता है। नंबर 2, तो पहले ये मान के चलिए कि वो नेचुरल सिग्निफिकेशन का ही देगा, ये मान लीजिए दिमाग में। बाकी सब बात की बातें हैं वो हाफ प्रूव्ड है, वो प्रूव नहीं होती प्रैक्टिकली। सबसे एक चीज प्रूव है कि राहु केतु की दशा आती है तो वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन का रिजल्ट देता ही देता है। तो राहु केतु की दशा कभी भी कोई बहुत बेहतरीन नहीं जा सकती, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगी, और हम उसको बेहतरीन भी मानते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमें गलत आदतें लगा देंगे या कुछ ना कुछ कर देंगे। नंबर 2, जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव स्वामी के की तरह बिहेव करेंगे। अब स्वामी की तरह बिहेव करने का मतलब समझ लीजिए, बहुत लोग सोचते हैं डिस्पोजिटर हो गया वो।
उसके डिस्पोजिटर के रिजल्ट तो देगा वो, मतलब भाव कि जैसे मैं यहां पर एक कुंडली लगा लेता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये कुंडली मैंने लगा दी है, दिख रही है आपको? जी सर। राहु आपका यहां बैठा हुआ है, तो राहु का डिस्पोजिटर कौन है? मरकरी। मरकरी के भाव कौन से हैं? 7वें और 10वें भाव के रिजल्ट देगा। 7वें और 10वें भाव के रिजल्ट देगा। तीसरा, इसको जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है वो इसके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेगा, ध्यान रखना, इन्फ्लुएंस करेगा। केवल सैटर्न इसके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। जो इसे प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है वो यदि बेनिफिक है तो इसके रिजल्ट बेटर हो जाएंगे, मेलिफिक है तो इसके रिजल्ट खराब हो जाएंगे। इस कुंडली के अंदर यदि मुझसे कहा जाए राहु किन भावों के रिजल्ट देगा, तो राहु अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा, और राहु 7वें और आपके 10वें भाव के रिजल्ट देगा। दैट्स ऑल, क्योंकि इससे नहीं तो कोई इससे कोई भी कंजक्टेड नहीं है। और जो इसे एस्पेक्ट कर रहे हैं, सैटर्न इसे एस्पेक्ट कर रहा है, तो सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है तो सैटर्न का भी इसके ऊपर असर पड़ेगा, इसके रिजल्ट पर। जो प्लेनेट इसे देखेगा उसका भी इसके ऊपर असर पड़ने वाला है। और मैं कोई एक कुंडली लेता हूं जिसमें इसके साथ किसी का कंजंक्शन हो। चलो यहां पर केतु को देखना चाहते हो, केतु का सैटर्न के साथ कंजंक्शन है। केतु आपसे पूछा जाए किसके रिजल्ट देगा? नंबर 1 केतु अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा। नंबर 2 केतु रिजल्ट देगा आपके जुपिटर के भावों के, क्योंकि इसका जो डिस्पोजिटर है जुपिटर, तो यहाँ पर केतु रिजल्ट देगा आपको 5वें भाव के और दूसरे भाव के रिजल्ट देने वाला है केतु। नंबर 3 केतु सैटर्न के भावों के रिजल्ट देगा। सैटर्न इससे युति में, हालांकि विद इन 15 डिग्री है, मैं मान रहा हूँ, तो सैटर्न के भावों के रिजल्ट देगा। सैटर्न एक्चुअली है आपका 3rd लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड। तो केतु के भाव यदि मैं गिनवाऊं D1 चार्ट के अंदर, तो D1 चार्ट के अंदर केतु रिजल्ट देगा आपका सबसे पहले 5वें भाव के, तीसरे भाव के, अपने नेचुरल कारकत के देगा। दूसरे नंबर पर तीसरे भाव के, 5वें भाव के, तीसरे नंबर पर इससे युति में जो प्लेनेट है सैटर्न, उसके भावों के रिजल्ट देगा। सभी देते हैं युति वाले के, और ये भी देगा। इसका सोर्स बनेगा 5वां भाव, रिजल्ट का सोर्स बनेगा 5वां भाव। नवांश कुंडली में पहुंच जाते हैं तो केतु को हम पकड़ते हैं, तो नवांश कुंडली में केतु लग्न में बैठा है, उसके रिजल्ट देगा। इसका डिस्पोजिटर जो सन है, डिस्पोजिटर सन, तो डिस्पोजिटर यहाँ पे तो सन है ही, एक ही भाव है, तो ये आपके लग्न के रिजल्ट देने वाला है। फर्दर इससे यहाँ पर युति में जुपिटर और मरकरी हैं, आप उन्हें भी लेना चाहो तो ले सकते हो। जुपिटर और मरकरी को भी लेना चाहो तो उसके भावों को भी ले सकते हो, मगर उनके वीक रिजल्ट मिलेंगे। मेनली जो रिजल्ट देता है राहु और केतु के लिए जो रिजल्ट होते हैं, नंबर 1 राहु केतु अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट देता है। नंबर 2 वो जिस भी भाव में बैठा है उसके भाव स्वामी के भावों के रिजल्ट देता है। भाव स्वामी नहीं देगा उसके रिजल्ट। कहीं सोचें कि ये आपका जुपिटर की राशि में हो गया तो जुपिटर ने देने हैं, ये जुपिटर के भावों के रिजल्ट देगा। डिस्पोजिटर के भावों के रिजल्ट देंगे राहु केतु, क्योंकि उनकी अपनी राशियां नहीं है, तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव स्वामी की तरह बिहेव करेंगे। तो उस भाव स्वामी की तरह बिहेव करने का मतलब जुपिटर नहीं बन जाएंगे, ये एक्चुअली आपके 5th और 2nd लॉर्ड बनेंगे, ये मानकर चलेंगे। बहुत लोग उसको जुपिटर ही बना देते हैं, नहीं, ये केतु है तो केतु है, मगर केतु को जो रिजल्ट देने हैं अपने डिस्पोजिटर के भावों के रिजल्ट देगा। तीसरे नंबर पर इसके साथ कोई प्लेनेट यदि कंजक्टेड है तो उसके कंजंक्शन जिसका भी है, जैसे यहाँ पर सैटर्न का कंजंक्शन है, तो सैटर्न के जो भी भाव हैं उनके रिजल्ट देगा। और इसके रिजल्ट एक्चुअली इन्फ्लुएंस होंगे, जो भी प्लेनेट इनको राहु केतु को एस्पेक्ट कर रहा होता है उनसे इनके रिजल्ट इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे यहाँ पे मार्स एस्पेक्ट कर रहा है तो मार्स अपना असर डालेगा, केतु किस तरीके करे वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ऑलवेज जो प्लेनेट एस्पेक्ट करता है वो उसके रिजल्ट की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरीके से हम इसको मानकर चलेंगे। बहुत सारी जगह पे मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा होता है उसके भावों को भी लोग गिन लेते हैं कि वो जो एस्पेक्ट कर रहा होता है वो असर डाल रहा होता है अपना, तो वो फोर्स करता है अपने भावों के रिजल्ट देने के लिए भी मिलते हैं, मगर वो बहुत एक्सट्रीमली लो मिलते हैं। तो जो मैं अपनी सीक्वेंस में उसको लेकर नहीं चलता कि जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है उसके भावों के रिजल्ट भी मिलेंगे, मगर कंजक्ट जो होता है उसके भावों के रिजल्ट आप मान के चल सकते हो। D1 में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, D9 में वो काफ़ी वीक होते हैं। तो वीक का मतलब यह है कि उनको इतनी आप वो नहीं करोगे,
जब रिजल्ट पे हम क्या करते हैं, अटक जाते हैं कि नहीं इनके भी दे रहा है, उनके भी दे रहा है, उनके भी दे रहा है। जिंदगी के अंदर सारी घटनाएं हमेशा घटित होती रहती हैं। हमें ज़्यादा फोकस उन रिजल्ट पर करना है कि जो प्रीडोमिनेटली अकर होते हैं। छोटे मोटे रिजल्ट तो हमेशा होते ही रहते हैं। जो आदमी बेरोजगार होता है वो भी रोटी खा रहा होता है, कुछ ना कुछ कहीं से कमा के ला रहा होता है। तो 10वें भाव के तो रिजल्ट मिल ही रहे होते हैं, उसको सेकंड भाव के तो रिजल्ट मिल ही रहे होते हैं। मगर सेकंड भाव के रिजल्ट वो माने जाते हैं जिनसे कि उसकी लाइफ के अंदर कुछ रिमार्केबल हो, अच्छा हो। तो इस तरीके से हम राहु केतु के बारे में जान सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राहु केतु के सीधे नियम है। पहला नियम तो ये है कि अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन का रिजल्ट देते हैं, बाकी किसी के नहीं देते। बहुत सारे लोग केवल इतना भर मानते हैं कि राहु केतु की दशा में बाकी दिमाग लगाना बेकार है, वो नेचुरल सिग्निफिकेशन का रिजल्ट देते हैं। मगर चलो सरावली को हम मान लेते हैं। सरावली के अंदर जो मेंशन्ड है उसको हम पकड़ लेते हैं। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, सरावली कहती है कि नेचुरल सिग्निफिकेशन नंबर 1, नंबर 2 डिस्पोजिटर के भावों के रिजल्ट। पूरा सेंटेंस ये है। बहुत सारे लोग उसको डिस्पोजिटर से मान लेते हैं। भावों के रिजल्ट, जो उसका डिस्पोजिटर है, एक तो जो बैठा है वही भाव हो गया, एक दूसरा भाव, उनके रिजल्ट देते हैं। तीसरा जो उनके साथ कंजक्टेड प्लेनेट है उसके भावों के रिजल्ट देता है। उसके भावों के रिजल्ट देखना है, यानी कि उसकी पूरी स्क्रिप्ट हम इसके अंदर लगा दें। तीसरा जो आपका इसके जो रिजल्ट की क्वालिटी एस्पेक्टेड प्लेनेट पर भी डिपेंड करती है। नवांश कुंडली में जाओगे तो जहां बैठा है और उसका जो डिस्पोजिटर है उसके भावों के रिजल्ट आप ले लीजिए। दैट्स ऑल। कंजंक्शन को आप कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। इतना ही है बस। थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट हो तो आप बताइए, नहीं विल एंड द क्लास। हाँ सर, छोटा सा डाउट है सर। एक जैसे राहु को मंगल देख रहा है तो वो इन्फ्लुएंस करेगा ना सर उसको? बिल्कुल करेगा। तो मंगल पत्रिका में फंक्शनल बेनिफिट है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा सर? या नेचुरल क्वालिटी ऑफ रिजल्ट पे सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा। किसके साथ युति में है, कौन एस्पेक्ट कर रहा है, तो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट हम अलग से बात करेंगे फिर। तो सर मेरा एक प्रश्न है। छोटा सा इसमें डाउट ये है सर, जैसे राहु मंगल के घर में बैठा है, डिस्पोजिटर मंगल है और मंगल ही देख रहा है उसको, तो उसमें हम ठीक मानेंगे या और कंडीशन खराब करेंगे उसकी? नहीं, वो तो खुद सही है तो और ज्यादा सही हो जाएगा। सर मेरा प्रश्न है, नहीं, मंगल की तात्कालिक नेचर पे पता डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा ना किस भाव में बैठा है। वो मैलिफिक भाव में बैठा है तो खुद मैलिफिक हो रहा है और मैलिफिक हो जाएगा। हाँ, मतलब राहु को और ज्यादा कर देगा। ठीक है सर। अभी आपने समझाया कि केतु के पास जुपिटर की लॉर्डशिप थी तो उनके भावों के फल देगा। मतलब जुपिटर अगर 5 भाव का फल दे रहा है वो तो वहाँ शिक्षा वगैरह देगा, धन देगा। लेकिन अगर एज ए केतु फल अगर देगा तो क्या करेगा? उसका केतु के अनुसार फल देगा, काटेगा, बंद करेगा, उसको स्टॉप करेगा। एजुकेशन हो गया ना। अच्छा, उसी में जाएगा। वो तो सर नेचुरल में एक प्रश्न, बाकी तो 5वें भाव के जो रिजल्ट है वो मिलेंगे। केतु से कोई नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो अगर जुपिटर उसका फल कर रहा है तो उसके फल कुछ अलग होंगे, और केतु कर रहा है तो उसके फल कुछ अलग होंगे। मैं ये कह रहा था 5वें भाव के रिजल्ट का मतलब है जो 5th हाउस के जो प्लेनेट रिजल्ट देता है वो अपनी दशा में एजुकेशन देता है, अपनी दशा में संतान देता है, चाहे कोई भी प्लेनेट हो भले। उसका इससे कोई लेना देना थोड़ी है कि वो जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है। वो तो जो अपनी दशा में एक हमने उसका कंपोनेंट तो अलग कर दिया ना कि उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या है, वो तो हम अलग कर चुके हैं। ओके और सर, एक प्रश्न है। और दूसरा वो मैं अलग कर चुका हूँ कि सपोज कोई प्लेनेट 8वें भाव में बैठकर 5वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं तो वो जहां बैठा है वहां सोर्स हो जाएगा। मगर राहु केतु के केस में सोर्स अलग नहीं होता। राहु केतु उसी भाव में बैठे होते हैं जिसके रिजल्ट दे रहे होते हैं, तो वही भाव। हाँ सर, दूसरा प्रश्न है सर, प्लेनेटरी वार में जो ग्रह होंगे तो उनकी युति की तरह ही फल लिया जाएगा, उनके फल कुछ और तरह से होंगे जो प्लेनेटरी वार में है? युति की तरह नहीं लिया जाएगा। तो एक प्लेनेटरी वार का, एक ग्रह युद्ध का कोई उदाहरण कुछ समझाइए सर। मैंने कि कालपुरुष का चार्ट करेंगे वो तो अभी तो जो हम अभी आप इस टॉपिक पर हो, क्योंकि हम जैसे ही चेंज होंगे वो चीजें बदल जाएंगी। ओके सर, थैंक यू। अभी तो आज हमने केवल भावों की बात की है, क्योंकि मैं करा तो नवांश रहा था पर फिर मुझे पता लगा। मैं एंड कर रहा हूँ क्लास एक्चुअली। किसी का रिपीटेड क्वेश्चन मत पूछिए, कोई फायदा नहीं। गुरुजी एक ही बात, जी परवीन जी पूछिए। गुरुजी एक बात पूछनी थी। आपने बताया जिस भाव में बैठा उस भाव के स्वामी का जो लॉर्डशिप है उसके रिजल्ट देगा। मान लीजिए स्वामी नीच या उच्च का है, तब फिर वो वेरी करेगा, नीच का उच्च का देगा या नहीं देगा उसका फल? ये एक समझना चाहिए। डिस्पोजिटर पे राहु केतु के रिजल्ट डिपेंड करते हैं वैसे। अच्छा, तो अगर उसका लॉर्डशिप नीच का है या उच्च का है तो वैसे भी देगा। प्लेनेट की जो
डिस्पोजिटर कैसा कहाँ जाकर बैठा है उस पर कुछ हद तक जी। रिजल्ट डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू। सर राहु केतु D1 में अगर जी मैम कट गई आवाज आपकी। उच्च सर राहु केतु अगर D1 में उच्च के राशि में हो राहु केतु कैसे उच्च की में होंगे? और मतलब राहु इट इज प्लेस्ड इन जेमिनी। तो राहु कोई उच्च का नहीं होता, राहु की कोई राशि नहीं होती। राहु केतु कोई प्लेनेट नहीं है, इनकी ना राशि होती, ना ये उच्च होते हैं ना नीच होते हैं। ये ऐसे होते हैं जैसे लग्न होती है आपकी, एक पॉइंट है, बिंदु है। ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ना ही एस्पेक्ट करते हैं, ना ही ये कोई उच्च के होते हैं, ना ही नीच के होते हैं, ना इनकी लॉर्डशिप होती है, इसलिए इनको कुछ भी नहीं मानते। ये जिसकी राशि में पड़ जाते हैं उसके भावों के रिजल्ट इनके हिस्से में दिए हुए हैं और कुछ भी नहीं है। ओके सर। सर ये जैसे 16 साल की महादशा होती है, तो जैसे 4-5 तरह के रिजल्ट देखने हैं। 8 साल बाद जैसे देखते हैं, तो 8 साल बाद भी वो उसी सीक्वेंस में देखना है, जैसे नेचुरल कैरेक्टर्स और लॉर्डशिप और ये सब कुछ करके। मतलब ऐसे मत सीक्वेंस देखिए, रिजल्ट देने का ये मतलब नहीं है। मतलब क्या होता है कि जैसे एक प्लेनेट की दशा आई, तो पहली बात तो रिजल्ट केवल महादशा पर निर्भर नहीं करते, ये सीक्वेंस वाइज हम पढ़ते हैं, अंतरदशा करते हैं। और अब महादशा का आप एनालाइज करोगे तो उसकी पूरी महादशा में जो आपको रिजल्ट विजिबल होंगे वो सबसे ज्यादा उसके नेचुरल कारकत के होंगे, फिर उसके लॉर्डशिप के रिजल्ट विजिबल होंगे थ्रू आउट। अब वो उसकी रिलेटिव पोजीशन नवांश में बदल रही है, उस हिसाब से रिजल्ट की जो इंटेंसिटी शुरू में और बाद में थोड़ा कम या ज्यादा हो जाती है, मगर वो उसकी कंडीशन देखकर ही हम बता पाएंगे नवांश में। ओके सर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यदि नवांश में उसकी कंडीशन इंप्रूव होगी तो उसके रिजल्ट शुरू में तो कम अच्छे होंगे, बाद में ज्यादा अच्छे मिलेंगे। और नवांश में उसकी स्थिति यदि कमजोर होगी तो शुरू में बेटर होंगे, बाद में उसके रिजल्ट थोड़ा कम अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। तो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास में। थैंक यू सर, थैंक यू नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, काफी कुछ क्लियर हुआ। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। रिजल्ट मिलते हैं जिसकी दशा और अंतरदशा। चीजें बहुत क्लियर